इसी टॉपिक में मैं एक लाइन और कहना चाहूँगा। आने वाले समय में क्योंकि सारे इवेंट ग्लोबल होंगे, धरती पे फेक एलियन इन्वेजन को करने के लिए इन्होंने ईटीज़ का सारा जाल फैलाया है। कोई एक एंटिटी है जो उनके कर्मों के हिसाब से उनको डिसाइड करेगी उनका जीवन। सेकंड स्फीयर में ह्यूमन को पता लगता है कि हमें कोई कंट्रोल कर रहा है, और वो बहुत अनकंफर्टेबल हिस्सा है। जब से 2022 से सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गए, सारी हायरार्कीज खत्म हो गई हैं। अब आप सोर्स से डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हो। उसी तरह जब कॉन्शियसनेस को इस धरती पे 4 जगह कंप्यूटर लगे हैं, GHCI बोलते हैं, ग्लोबल ह्यूमन कॉन्शियसनेस इंडेक्स, और भी कई तरीके हैं कॉन्शियसनेस को नापने के। और जब कॉन्शियसनेस एक सर्टेन स्टेट पे आती है, तो आपके कहने का ये मतलब है कि हम इस लीनियर समय में हैं, इसीलिए हम फील करते हैं कि हमारा एक पास्ट है जो हो चुका है, और अब कल जो है आने वाला कल है, फ्यूचर है, और हम अभी उसकी प्लानिंग कर रहे हैं, या हम जो कर रहे हैं उससे वो फ्यूचर क्रिएट हो रहा है। जब समय क्रिएट हुआ तो पास्ट हुआ। उसी लाइन के हिसाब से इस मोमेंट पे अगर मैं आपसे कहूँ कि कल, तो आप कल को प्रोजेक्ट कर रही हैं, फ्यूचर। अगर मैं कहूँ कल, यस्टरडे, देन यू आर प्रोजेक्टिंग योर पास्ट। वेलकम अगेन एवरीवन। ब्रेक के पहले हम बात कर रहे थे बहुत ही इंटरेस्टिंग कि जैसे जैसे हम प्रेजेंट मोमेंट में आगे बढ़ते जाते हैं, पीछे का पास्ट हटता जाता है, और ये समझने के लिए हमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा है। तो मैं प्रवीण जी से ही अनुरोध करूँगी कि वो ही हमें समझाएं कि ये कॉन्सेप्ट हम किस तरह से समझें कि अभी प्रेजेंट मोमेंट में हम हैं और हमारा पास्ट हटता जा रहा है। जैसे मैंने कहा कि हम एक गेम में हैं, इस गेम के अंदर इसकी मेमोरी को ऑप्टिमल यूज़ करने के लिए हमारी वो स्क्रीन जो डिसअपियर हो जाती है वो हट जाती है, लेकिन हम समझ नहीं पाते क्योंकि हम कंटिन्यूअल में जीते हैं। मैंने पहले भी एक लाइन कही थी, और वो लाइन भी इसी से जुड़ी हुई है कि हमारी कॉन्शियसनेस ने इस रियलिटी में समय क्रिएट किया है। जब समय क्रिएट हुआ तो पास्ट हुआ। उसी लाइन के हिसाब से इस मोमेंट पे अगर मैं आपसे कहूँ कि कल, तो आप कल को प्रोजेक्ट कर रही हैं, फ्यूचर। अगर मैं कहूँ कल, यस्टरडे, देन यू आर प्रोजेक्टिंग योर पास्ट। बट वास्तव में सिर्फ एक क्षण है, ये एटर्नल क्षण है, शाश्वत क्षण है। इस क्षण में हम दोनों चीज़ें क्रिएट करते हैं। इसी को हम लोग पास्ट को बदल सकते हैं, और अगर पास्ट बदल जाए तो आपका जीवन कितना आसान हो जाएगा। इमेजिन, इस धरती के कितने % लोग अपने पास्ट के बर्डन को आज भी जी रहे हैं। उस स्टेट में हम ये नहीं कर पाए। अगर उस स्टेट में अपने पेरेंट के साथ मैंने ऐसा किया होता तो आज ऐसा होता, उन्होंने मेरे को बिट्रेल किया, जबकि ये सब कभी नहीं हुआ। इस मोमेंट पे क्रिएट कर रहे हैं, हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। सो ज़िंदगी बहुत आसान हो सकती है अगर हम इसको समझ सकें, लेकिन इसको समझने के लिए एक रिक्वायर्ड कॉन्शियसनेस चाहिए। मैं समझता हूँ जो लोग पहली बार सुन रहे हैं उनके दिमाग में स्ट्रगल शुरू हो जाएगा। इमेजिन कि आप एक सपना देखते हो। सपना कहाँ से शुरू होता है? आप कोई स्टोरी पढ़ते हो, नॉवेल पढ़ते हो, इतना ब्यूटीफुल नॉवेल कैसे स्टार्ट होता है? वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज समथिंग। सपना कैसे शुरू होता है? आप में से किसी ने भी अपने आप को सपने में पैदा होकर बड़े होने तक आने के बाद सपना शुरू नहीं हुआ। हमेशा सपना एक पॉइंट पे शुरू होता है। यही पॉइंट एटर्नल नाउ है। और इस पॉइंट को, अब टॉपिक चल रहा है तो मैं एक लाइन में और कह देता हूँ। ज़्यादातर लोग पावर ऑफ नाउ की बात करते हैं, एकार्ट टोले की बहुत फेमस टीचिंग है, तो वो इन दो बातों को मिक्स कर देते हैं। ये दो अलग अलग बातें हैं, वर्तमान क्षण में जीना और वर्तमान क्षण में आप सारा क्रिएट कर रहे हैं। कभी कभी कुछ लोग वर्तमान क्षण में जीने को कहेंगे कि हम पोछा लगा रहे हैं तो वर्तमान क्षण में हैं, खाना बना रहे हैं वर्तमान क्षण में हैं। और उनसे अगर ये कहो, अगर वो सुनते हैं कि कोई आदमी कल की प्लानिंग कर रहा है या 6 महीने बाद, तो वो सोचते हैं कि वो फ्यूचर की बात कर रहे हैं। हम मनुष्य हैं, हमें आने वाले समय की प्लानिंग करनी है। मैं भी प्लानिंग कर रहा हूँ। अब हमें मॉरिशस जाना है, तो मॉरिशस की प्लानिंग आज कर रहे हैं। इस क्षण में मैं भविष्य की प्लानिंग कर रहा हूँ, बट मैं इस क्षण में हूँ। तो ये अंडरस्टैंडिंग के बाद पास्ट
से अगर हम मिटाना सीख जाएं। मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे लोगों को अगर मैं कहूं कि फ्यूचर बदला जा सकता है, आपका इस समय का डिसीजन फ्यूचर को प्रभावित कर रहा है, आप लोगों के लिए बहुत आसान है, क्योंकि ये मान्यता है फ्यूचर तो कभी हुआ, अभी नहीं हुआ है, उसको बदल सकते हैं। पास्ट तो हो चुका है। वास्तविकता में बिल्कुल जैसे आप फ्यूचर को इस वर्तमान क्षण में प्रोजेक्ट कर रहे हैं कल्पना में, बिल्कुल वैसे ही आप पास्ट को प्रोजेक्ट कर रहे हैं और इसलिए पास्ट बदला जा सकता है। तो आपके कहने का ये मतलब है कि हम इस लीनियर समय में हैं, इसीलिए हम फील करते हैं कि हमारा एक पास्ट है जो हो चुका है और अब कल जो है आने वाला कल है, फ्यूचर है, और हम अभी उसकी प्लानिंग कर रहे हैं या हम जो कर रहे हैं उससे वो फ्यूचर क्रिएट हो रहा है। तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि हम इस स्पेस टाइम कॉन्टिनम में आए कैसे? सी ह्यूमन कॉन्शियसनेस यहाँ पे लिमिटेशंस का एक्सपीरियंस कर रही है। जो वो असली है उसने अपने आप को लिमिट किया क्योंकि उसको एक्सपीरियंसेस करने थे अपने अपोजिट के। यहाँ पे इस लिमिटेशंस में हम स्पेस और टाइम में बंधे हुए हैं। लेकिन समझने के लिए जैसे हम नेविगेशन करते हैं, इस धरती के किसी भी हिस्से के नेविगेशन के कोऑर्डिनेट अगर हम डाल दें तो हमारा नेविगेशन सिस्टम हमें गाइड करेगा कि वहाँ तक हमें कैसे पहुँचना है। इस नेविगेशन सिस्टम में टाइम नहीं है। अगर हमारे पास नेविगेशन सिस्टम में एक कोऑर्डिनेट टाइम और हो तो हम स्पेस टाइम में स्पेस टाइम में ट्रैवल कर पाएंगे। हम इस स्पेस टाइम कंटिन्यूम में आए उसी कोऑर्डिनेट को, क्योंकि जहाँ से हम आए हैं वहाँ पे उस टेक्नोलॉजी में स्पेस टाइम कंटिन्यूम में टाइम कोऑर्डिनेट है। वहाँ के लोग इवॉल्व हैं, इसलिए वो स्पेस टाइम कंटिन्यूम में कोऑर्डिनेट डिसाइड करके आ सकते हैं। क्यों आए मैं ये भी कह सकता हूँ। मुझे लगता है सेकंड क्वेश्चन यही होना चाहिए कि हम आए क्यों जब हम इतने पावरफुल थे। धरती पे कुछ ऐसा हो रहा है, जैसे हमने पहले बात की कि एक शिफ्ट हो रहा है। इस शिफ्ट को स्मूथ करने, ये बिगनर्स के लिए है, लेकिन जो लोग एडवांस हैं समझ सकते हैं इस बात की गंभीरता। हम एक ऐसे पॉइंट के पास खड़े हैं जहाँ पे ह्यूमैनिटी के लिए सिर्फ दो भविष्य हैं। या तो ह्यूमैनिटी ट्रांस ह्यूमनिज्म में जाएगी। ट्रांस ह्यूमनिज्म का मतलब ह्यूमन बॉडी और इसमें कंट्रोल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, चाहे वो किसी भी तरीके से हों, चिप से हों या किसी और तरीके से। उस केस में ह्यूमन हमेशा के लिए गुलाम बन जाएगा। हमने आज के टॉपिक में पहले बात की थी कि ह्यूमन में इसको मैट्रिक्स को रन कराने के लिए जो एनर्जीज़ हैं वो हमारे द्वारा ही दी जाती हैं। ट्रांस ह्यूमन मतलब कि वो कभी जाग ना पाए और उसकी एनर्जी को जितना भी चाहें इस सिस्टम के लिए सक किया जा सके, ड्रेन किया जा सके, उनकी एनर्जी को हार्वेस्ट किया जा सके। दैट इज़ वन वे, ट्रांस ह्यूमनिज्म। सेकेंड, अगर वो ट्रांस ह्यूमनिज्म नहीं कर सकें तो दोबारा प्रलय कर दें, कयामत कर दें। दूसरी भाषा में आजकल उन्होंने नया शब्द बनाया हुआ है, रीसेट कर दें। रीसेट का मतलब प्रलय है, पूरी मानवता जो विकास करते हुए इस स्टेज पे पहुंची है वहाँ शुरू से वो स्टोन एज में पहुंच जाए। पहले भी ऐसा हुआ है, हमारी मेमोरी में है और दोबारा कर रहे हैं। तो हम स्पेस टाइम कंटिन्यूम से कोऑर्डिनेट देख के यहाँ पर आए हैं क्योंकि हम इन दोनों बातों को रोकने के लिए आए हैं। Oh, this is very interesting and mind-blowing to know all these things. अभी यहाँ से मुझे 2-3 क्वेश्चन सूझ रहे हैं, पर टू बिगिन विथ कि जो अभी हमने जस्ट फील किया 5 साल पहले ईयर 2020 में, वहाँ से ऐसा लग रहा है उसके पहले की दुनिया अलग थी और उसके बाद की दुनिया अलग है। और ये सब एक्सपीरियंसेस लॉकडाउन के इतने बड़े जो कभी हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसे कुछ हो सकता है। और हमारे ऊपर वाली जनरेशन, हमसे छोटी जनरेशन, सभी ने इसे एक साथ महसूस किया। तो मुझे लगता है कि ये कोई बहुत इम्पॉर्टेंट समय था। तो इस बारे में मैं पूछना चाहूँगी कि क्या जो अभी आपने बताया कि हम क्या करने आए हैं, किसी चीज़ को करेक्ट करने आए हैं, तो क्या उसका इस समय से कोई रिलेशन है जो 2020 में हुआ? यस, इससे बहुत डायरेक्टली रिलेशन है। नॉट इवन 2020, ये 2012 से स्टार्ट हो चुका था। 2012 में कई लोगों को शायद याद हो, उस समय हम सुनते थे कि धरती पे नया युग की शुरुआत हो रही है या
कुछ लोग जो समझते थे वो समझते थे कि धरती का अंत हो रहा है। धरती के अंत की बात नहीं थी, एक सिविलाइजेशन के अंत होके नए एरा की शुरुआत की बात थी। तो दैट वाज इन 2012, लेकिन हुआ नहीं। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि एक बड़ी साइकिल का पिन पॉइंट निकालना बहुत कठिन होता है। तो उसका जो बीच, उन्होंने इसको 36 ईयर की साइकिल माना। तो 2012 से 18 साल पहले 1998 से प्रोसेस स्टार्ट हो गए थे। 2012 उसका मिडिल पॉइंट था, इसका एंड पॉइंट 2030 है और इसके बीच का पॉइंट था। तो 2012 से ये प्रोसेस स्टार्ट हुए। वो प्रोसेस अब बढ़ते हुए 2020 में, जिसके बारे में आपने पूछा है, बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम था ह्यूमन हिस्ट्री में। अगर कभी गोल्डन एरा के बाद इतिहास लिखा जाए तो 2020 से शुरुआत होगी कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस ने यहाँ से अपना नेक्स्ट स्टेप की जर्नी स्टार्ट की थी। कठिन समय था, मानव अधिकारों का सबसे ज़्यादा वायलेशन हुआ, लोग घरों में कैद कर दिए गए, उनको सांस लेने तक मना कर दिया गया। ग्रैंड पेरेंट्स, पति पत्नी अगर वो किसी दूसरी सिटी में थे तो फंस गए, उनको फोर्स किया गया अपने शरीर में एक ऐसी चीज़ डालने के लिए जो कभी टेस्टेड भी नहीं थी। अब उनके एजेंडाज क्लियर होने लगे, लोग देख रहे हैं सडन डेथ हो रही है, साइंटिस्ट इस पे पेपर पब्लिश करने वाले हैं। अगर कंड्यूसिव एनवायरनमेंट हुआ, गवर्नमेंट पब्लिश नहीं होने दे रही, उसमें बहुत क्लियरली है सबसे ज़्यादा अटैक कहाँ पे हो रहे हैं, हार्ट में या ब्रेन में। क्यों? क्योंकि इन दोनों एरियाज़ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। और हमारी बॉडी में जो डाला गया था, नैनाइट्स बोलते हैं, नैनो रोबोट बोलते हैं। नैनो का मतलब बहुत छोटा रोबोट या एंटीना हमारे अंदर डाला गया था। तो इसीलिए 2020 का वो समय था। क्यों डाला गया? क्योंकि जो शिफ्ट हो रहा था, उस शिफ्ट में हमारी फ्रीक्वेंसी को नेगेटिवली ट्यून करने के लिए, अगर हमारी बॉडी में एंटीने हैं तो हम 5G टावर एंड वट एवर फ्रीक्वेंसी जो भी अवेलेबल हैं, उस फ्रीक्वेंसी में पर्सन को ट्यून कर दिया जाए। अगर वो ट्यून ना हो, अगर बॉडी में एंटीना ना हो, तो हम सब ऑटोमेटिकली डिविनिटी की ओर ट्यून हो जाएंगे। हम उस फ्रीक्वेंसी को फील कर पाएंगे जो चेंजेस हो रहे हैं। तो इसको स्टॉप करने के लिए था। और भी इसके कई पर्पस थे। हम हर साल, इस धरती के लोग साल में 2 बार अपने आप बीमार होते थे। इसको वायरल फीवर या वटेवर जो भी आप नाम दो, बॉडी इम्यून होती थी, ठीक हो जाती थी। पहली बार धरती पे, पूरी धरती पे एक समय पे सबको कहा गया कि एक बीमारी आई है। आने वाले समय में जो लोग सुन रहे हैं वो ध्यान से सुन सकते हैं, हर इवेंट ग्लोबल होगा, क्योंकि वो पूरी धरती को कंट्रोल करना चाहते हैं वन वर्ल्ड गवर्नमेंट से। इट इज़ कॉल्ड न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, और इसीलिए सारे एजेंडा इसी डायरेक्शन में है। तो जो हमारे मोबाइल नेटवर्क टावर्स हैं 5G एंड ऑल, तो आजकल तो ये हर जगह है, कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ नेटवर्क ना हो। तो क्या ये हमारे लिए नुकसान का है और हम इससे कैसे बचें? क्योंकि आजकल हर चीज़ मोबाइल फ़ोन पे है और उसी के ज़रिए, मतलब हम 24/7 एक तरह से डिपेंड है मोबाइल के ऊपर। तो कुछ भी चीज़ होती है तो हम ये सबसे पहले हाथ में लेके खोलते। और इवन आजकल ये टाइम पास का ज़रिया भी है कि लोग लेटे लेटे भी कुछ नहीं तो एक के बाद एक स्क्रॉल कर रहे हैं, स्क्रीन रील्स देख रहे हैं। तो इसके मुझे आपके कहने से ऐसे लग रहा है कि नुकसान है, और अगर हैं तो हम इसे बच कैसे सकते हैं? यस, किसी भी टेक्नोलॉजी के प्लस और माइनस दोनों होते हैं, प्रोज एंड कॉन्स। टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी से आप हमारी बात सुन पा रहे हैं, टेक्नोलॉजी का ये प्लस पॉइंट है। नेगेटिव पॉइंट है कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हम लोगों को प्रभावित करती है। जो लोग अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जा रहे हैं उनके ऊपर इस फ्रीक्वेंसी का असर नहीं हो रहा, लेकिन जो लोग लो फ्रीक्वेंसी में हैं उनको ये फ्रीक्वेंसी परेशान करती है। आपने कहा कि ये हर जगह है, अभी ये जंगलों में नहीं है, पहाड़ों में नहीं है, लेकिन वहाँ पे भी ये लगाएंगे। क्यों? आस्क योर क्वेश्चन कि अगर वहाँ पे कोई पॉपुलेशन ही नहीं है, एनिमल्स ने तो यूज़ नहीं करना टावर को, लेकिन धरती के हर स्क्वायर इंच पे टावर होनी चाहिए, क्योंकि ह्यूमन को ट्रांस ह्यूमनिज्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। हर पर्सन कंट्रोलेबल होना चाहिए। साइंटिस्ट कहते हैं कि अप टू 80% प्रिसाइज दे कैन ट्रैक ए ह्यूमन राइट नाउ। मैंने पहले बात हुई थी, हमारी बॉडी में नैनो पार्टिकल हैं। इन नैनो पार्टिकल को एंटीने की तरह हर पर्सन को धरती पे ट्रैक किया जा सकता है। अभी साइंस कहते हैं कि अप टू 80% प्रिसाइजली ये इसको एग्जैक्ट प्रिसाइज ट्रैक कर सकते हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं ह्यूमैनिटी को कंट्रोल करने के लिए। तो ये इसका सबसे बड़ा नुकसान है।
जो छोटे छोटे नुकसान हम मानते हैं कि हमारा टाइम वेस्ट होता है, दैट इज़ ट्रू। आइज़ पे फ़र्क पड़ता है, फ्रीक्वेंसी टच करती है, लेकिन इससे गंभीर जो 2 नुकसान है जिसको ह्यूमैनिटी नहीं समझ पा रही, एक तो ट्रैकर, जीपीएस के थ्रू हर पर्सन ट्रैक हो पाए, और सेकंड ये हमारे थॉट्स को रीड करना शुरू कर चुका है। मैं सभी सुनने वालों से एक बार शांत होके कुछ विचार करें, कोई भी टॉपिक सोचें, बोलें मत। आपको अगर लगता है कि हमारे बोलने को इसने सुन लिया और उसके हिसाब से एडवर्टाइजमेंट आ रही हैं, डोंट स्पीक, जस्ट थिंक, बट योर कंसंट्रेशन मस्ट बी सम स्ट्रॉन्ग। अगर आप अच्छा कंसंट्रेशन करके कुछ भी सोचें, मॉरिशस ट्रैवल करने जाना है, और देखें कि आपको मॉरिशस की टिकट और मॉरिशस के होटल की एडवर्टाइजमेंट आने लगेगी, तब आप समझ सकेंगे कि आपके थॉट्स को रीड किया जा रहा है। और अगर रीड किया जा रहा है तो राइट क्यों नहीं किया जा सकेगा? रीड कैसे कर रहे हैं? ब्रेन की वेव्स को कोड कर पा रहे हैं, उस कोड को इन्फ्लुएंस भी किया जा सकता है। और ये ट्रांस ह्यूमनिज्म की डायरेक्शन में बहुत गहरा कदम है जिसके प्रति हमें इस समय अवेयर होने की ज़रूरत है। तो ये सब डेटा इकट्ठा करके क्या हमें कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल। इनके बारे इस पूरी ह्यूमैनिटी को एक नेटवर्क में बना दें, एक कमांड, और पूरी ह्यूमैनिटी उसको फॉलो करे। जैसे भेड़, ह्यूमन और जानवर में क्या अंतर है? ह्यूमन फ्री विल है, ह्यूमन रिएक्ट करता है सर्कमस्टेंसेस को, भेड़ें और जानवर झुंड में रहते हैं। पूरी दुनिया के ह्यूमन को एक साथ उनके एक इंस्ट्रक्शन से और सारे लोग उस डायरेक्शन में चलें, ये एजेंडा है। ओह, तो ये तो बहुत आपने इम्पॉर्टेंट बात बताई है। हम इससे बच कैसे सकते हैं? इससे हम इसको बचना भी कह सकते हैं, लेकिन इसको अगर हम समझें, महाभारत में भगवान कृष्ण की एक लाइन थी कि जब भी धर्म का नाश होता है तब कॉन्शियसनेस प्रकट होती है, तब मैं प्रकट होता हूँ। उन्होंने जो मैं कहा था वो कॉन्शियसनेस की बात थी, डिविनिटी की कॉन्शियसनेस प्रकट होती है। अगर आप ये समझते हैं कि इससे बड़ा अधर्म सोचा भी नहीं जा सकता, करना तो भूल जाओ, पूरी मानवता को कंट्रोल कर लो, उनके थॉट्स को कंट्रोल कर लो और उनको गुलाम बना के उनकी एनर्जी को हार्वेस्ट करते रहो, इससे बड़ा कोई अधर्म नहीं हो सकता। तो अगर इससे बड़ा कोई अधर्म नहीं हो सकता तो ये पॉइंट है जो कंप्रेस हो रहा है, और जहाँ से धर्म का उत्थान होगा वही हमारा टॉपिक है, द ग्रेट अवेकनिंग। यहाँ से कलेक्टिव कॉन्शियसनेस नेक्स्ट लेवल पे जाएगी। तो इसको प्लस माइनस दोनों तरीके से देख सकते हैं। अधर्म का सबसे लोएस्ट पॉइंट है और धर्म की उत्थान का ये एंट्री पॉइंट है। जी, ये बात आपने बहुत अच्छी बताई। इसमें से एक चीज़ आपने कही कि ये हमारे थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी के द्वारा। तो क्या ये हमारे अंदर थॉट्स इम्प्लांट भी कर सकते हैं? क्योंकि पिछले कुछ दिनों में देखने में आ रहा है कि बिना किसी कारण के लोगों में निराशा, फ्रस्ट्रेशन या अवसाद की भावनाएं जोर पकड़ रही हैं, और कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं होता है, और ये मास इफ़ेक्ट होता है। तो क्या ऐसा कुछ हो सकता है? बहुत आराम से हो सकता है अगर हम इसकी थोड़ी सी बहुत सिंपल साइंस समझ सकें। ये जगत फ्रीक्वेंसी से प्रकट हो रहा है, फ्रीक्वेंसी से ये जगत रियलिटी प्रकट हो रही है, तो सब कुछ फ्रीक्वेंसी है। अगर उस फ्रीक्वेंसी को डर की फ्रीक्वेंसी में ट्यून किया जाए तो ये जगत डर की तरफ प्रकट होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए लगातार हमारे थॉट्स को बचपन से लेकर अब तक मैनिपुलेट किया जाता है, इम्प्लांट किए जाते हैं। हमारे ड्रीम्स को कंट्रोल किया जा सकता है क्योंकि ड्रीम एक फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी में हमें कंट्रोल किया जा सके। इसके अलावा द कंट्रोलर, जो लोग ह्यूमन को गुलाम करना चाहते हैं, उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं। सम टेक्नोलॉजीज़ आर कॉल्ड टाइम रिलीज टेक्नोलॉजीज़। इस धरती पे कॉन्शियसनेस को नापा जा सकता है। जैसे ह्यूमन को, आपने पहले क्वेश्चन पूछा था कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस को कैसे नाप सकते हैं, या उसी तरह जब कॉन्शियसनेस को इस धरती पे 4 जगह कंप्यूटर लगे हैं, GHCI बोलते हैं, ग्लोबल ह्यूमन कॉन्शियसनेस इंडेक्स, और भी कई तरीके हैं कॉन्शियसनेस को नापने के। और जब कॉन्शियसनेस एक सर्टेन स्टेट पे आती है, दैट मीन्स कलेक्टिव कॉन्शियसनेस सपने से जागने लगी और एक सर्टेन स्टेट पे आती है, तो वो टाइम रिलीज टेक्नोलॉजी से कुछ ऐसा रिलीज़ कर देते हैं फ्रीक्वेंसी से कि ह्यूमैनिटी डिप्रेशन, लो और हेल्थ वाइज इश्यूज उनको आने लगते हैं। ये बिना किसी कारण के होता है, ये फ्रीक्वेंसी से होता है। और ये जिनको होता है उनको समझना चाहिए कि इस मोमेंट पे आपको
लोअर लाने की कोशिश की गई है। नॉट इवन दिस, they can create a frequency which is called suicidal frequency. People can have the tendencies to commit a suicide. Just why? हम तो ह्यूमन बीइंग हैं, डिवाइन बीइंग हैं, सेलेस्टियल बीइंग हैं, हमें कोई खाली थॉट से कैसे कंट्रोल करता होगा? आपका क्वेश्चन होगा, बहुत वैलिड है। आपके अंदर एंटीने लगे हैं, वो एंटीने उस फ्रीक्वेंसी में ट्यून हो जाते हैं। और अगर आप इसको समझना चाहें, 1899 एक सीरीज़ है, नेटफ्लिक्स पे है। सीरीज़ पहले इंसेप्शन की बात हुई थी, उसमें इसी बात को इतने ब्यूटीफुली ढंग से दिखाया है। शिप के सब लोग एक फ्रीक्वेंसी बज रही है और वो जाके शिप से जंप करके अपने आप को सुसाइड कर रहे हैं। ये उसी बात को बताने का तरीका है, ये करा जा सकता है। ये तो बहुत ही खतरनाक बात है, क्योंकि हम अभी तक सोचते हैं कि हम एक फ्री सिटीज़न हैं, हम अपने सारे निर्णय ले रहे हैं, हमारी ज़िंदगी हमारे कंट्रोल में है या एक हद तक, और या हम जैसा जीवन चाह रहे हैं, अगर हमारे पास मनी है तो हम वैसा जीवन जी सकते हैं। ये सब बातों की तरफ तो अभी हमारा ध्यान भी नहीं जा रहा है कि किस तरह से हमारे थॉट मैनिपुलेट किए जा रहे हैं या हमारे अंदर इम्प्लांट किए जा रहे हैं, और पैनिक अटैक और सुसाइडल टेंडेंसी जैसी चीज़ें भी प्रोड्यूस की जा सकती हैं। और ये तो बहुत डराने वाली बात है। पर जैसे आपने बताया कि ये एक फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग है, तो अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो क्या हम एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी अपने अंदर ट्यून करके इससे बच सकते हैं, या और कोई रास्ता है कि जिससे हम हमारे ऊपर ये सब चीज़ों का फ़र्क ना हो? बिल्कुल बच सकते हैं। हमारे पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी हैं। इन सब की टेक्नोलॉजी मशीन मेड है। मशीन कॉन्शियसनेस के अंदर ही है। तो यू आर प्योर कॉन्शियसनेस, आप कॉन्शियसनेस हो, आप इन सब से ऊपर हो। लेकिन जब आप अवेयर नहीं होते तब इन सब चीज़ों का असर होता है। अगर आप अवेयर हो जाएं तो आप अपने आप को बचा सकते हैं। हम लोग रिट्रीट में, आपने भी अटेंड की हैं, हम लोग प्रोटेक्टिव टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करते हैं, मेथड यूज़ करते हैं, हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और आज के समय में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? हम एक इन्फॉर्मेशन वॉर में हैं, हमको कभी भी मैनिपुलेट किया जा सकता है। अगर हम इस फील्ड के अंदर अपने आप को प्रोटेक्ट रखते हैं तो इन्फॉर्मेशन वॉर का असर नहीं होगा। मैं सभी सुनने वालों को बताना चाहता हूँ, आने वाले समय में असली और नकली के बीच की लाइन ब्लर हो जाएगी। आप पहचान नहीं पाएंगे क्या असली है और क्या नकली है। अभी भी आई डोंट नो हाउ मैनी मिलियन कंटेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट प्रोड्यूस कर रही है, ह्यूमन उसके पीछे नहीं है। बहुत जल्दी टेक्नोलॉजी आ जाएगी, आज मैं असली बोल रहा हूँ, मेरा अवतार बोल सकता है और आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे ये मैं बोल रहा हूँ या मशीन बोल रही है। उस केस में सिर्फ आपको बचाएगी आपकी कॉन्शियसनेस। वो इन्फॉर्मेशन वार जो होने वाली है, उस वार के अंदर की ऐसे मेथड्स जो आप अपने अंदर प्रोटेक्ट रहें उनके अंदर, तो ये टेक्नोलॉजीज़ हैं, हम इसको कर सकते हैं। जैसा अभी आपने कहा कि आप सबसे पावरफुल हैं, आपके पास मतलब हमारे पास कॉन्शियसनेस है और हम बहुत पावरफुल हैं, पर हमें हमेशा सिखाया गया है कि हम तो बहुत तुच्छ हैं, हम तो कुछ भी नहीं हैं इस यूनिवर्स के आगे, और हम तो बहुत एक छोटा सा बिंदु हैं। जब हमारी अर्थ ही इतनी छोटी है और मल्टीवर्सेस हैं तो हम कौन ही हैं और हम क्या ही कर लेंगे। तो ये तो बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी एक बात है, तो इस बारे में आप थोड़ा बताइए। यस, ह्यूमैनिटी को हमेशा ये एहसास दिलाना कि तुम हेल्पलेस हो किसी भी तरीके से, आप कुछ नहीं बच सकते, एक अवतार आएगा तो आपको बचाएगा। व्हाट डज इट मीन कि यू आर नथिंग। अब मान लो इस समय बहुत लोग बात करते हैं, थोड़ी सी अवेयरनेस फैली है तो वो देखते हैं कि लाइट और डार्क में युद्ध हो रही है। यू कांट डू एनीथिंग, जस्ट आप बैठे रहो, आपको बचाने के लिए गुड ईटी बैड ईटी फाइट कर रहे हैं। उनमें से जो भी जीतेगा वो आपका भविष्य होगा। अगर ख़राब वाले जीत गए तो आप ट्रांसह्यूमनिज्म में हो जाओगे। वास्तविकता इसकी उल्टी है। हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि पूरा जगत कॉन्शियसनेस से प्रकट हो रहा है, आपके लिए, आपके द्वारा, आपकी स्क्रीन में। पूरी गैलेक्सीज आपने प्रोड्यूस की हैं। भगवान कृष्ण की कहानी में यशोदा माता का यही इंसिडेंट बताता है। उन्होंने कहा भगवान कृष्ण से मुंह खोलो तो पूरा ब्रह्मांड दिखाई दिया। पूरा ब्रह्मांड आपके अंदर से प्रकट हो रहा है। रात को आप सपना देखते हो, पूरा सपना कहाँ पे प्रकट होता है?
अगर मान लो एग्जाम्पल के लिए सपने में आप देखो कि आप समुद्र के अंदर हो, गहराइयों में, इतना बड़ा समुद्र आपके अंदर है, आपके अंदर प्रकट हो रहा है, और एक्सपीरियंस करने के लिए हमने अपने आप को इस बॉडी के अंदर लिमिटेड मान लिया है, बूंद से भी छोटा, जबकि वास्तविकता में सब कुछ आप हो, ये भी आप हो, सब कुछ भी आप हो। इसलिए ये एहसास इस मैट्रिक्स ने आपको दिया है कि आप कभी मुक्त ना हो पाएँ, और अगर आप मुक्त होना चाहते हैं तो आपको अपने आप को जानना कि आप कौन हैं। आप क्रिएटर हैं जो इस पूरे जगत का निर्माण कर रहा है। फिर आपको किसी अवतार की ज़रूरत नहीं है, किसी ईटी की ज़रूरत नहीं है, गैलेक्टिक फेडरेशन की ज़रूरत नहीं है। यू आर फ्री। जी, आपने पहले भी बताया था कि अगर हमारी कॉन्शियसनेस जैसे सबकी अलग अलग है और उसी से हमारा जगत हमारे लिए प्रकट हो रहा है, तो शायद हमें अंदर की सेटिंग चेंज करने की ज़रूरत है, जो कि हमें सिखाया गया है कि हम बहुत छोटे हैं और हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये हमारे अंदर इनग्रेन्ड हो गया है और हम हमेशा प्रे करते हैं किसी और दूसरे से, और पूजा और करते हैं और मांगते हैं कि हमें ये चाहिए है या जो भी है। तो हम इस सेटिंग से किस तरह से बाहर निकल सकते हैं? अगर समझ में आना शुरू हो गया, फिर आप देखो जितने भी बड़े टीचिंग हुई हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उन्होंने कहा कि हु आर यू, और गुरु ने बताया अहम ब्रह्मास्मि, आई एम दैट। तुम भी वही हो। गुरु ने शिष्य को बताया तत्त्वमसि, तुम भी वही हो। बस ये एक लेयर है, अज्ञानता की लेयर है। अगर अज्ञानता की लेयर हट जाए तो हमें पता लग जाता है कि हम ही क्रिएटर हैं, हम एक्सपीरियंस करने के लिए हमने ये जगत की रचना की थी। देन दिस गेम इज़ ओवर। और इसके प्रोसेस हैं, इस प्रोसेस में जो भी मैं बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूँ, इतनी सारी डरावनी बातों के साथ साथ अभी तक जो करंट था वो डार्कनेस की तरफ बह रहा था। 2022 सारे पुराने कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो चुके हैं, हम न्यू एरा में ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं। अब सोर्स डिसाइड कर चुका है इस मैट्रिक्स को ख़त्म करने का। दैट मीन्स करंट अब डिविनिटी की ओर बढ़ रहा है। सिर्फ आप एक इच्छा कर लें कि मुझे मुक्त होना है, पूरा करंट आपको सपोर्ट करेगा। पहले के समय में स्पिरिचुअल लोगों को बहुत दिक्कत आती थी, कबीरदास जी हों या मीरा जी हों, जीसस क्राइस्ट हों, सब लोगों को बहाव के विरुद्ध तैरना पड़ा था। अब सिर्फ आप छोड़ देंगे तो भी इसके साथ बहते हुए पार हो जाएंगे। लेकिन छोड़ने के लिए आपको जो बिलीफ सिस्टम आपके अंदर इम्प्लांट किए गए हैं सोसाइटी ने, आप छोटे से हो, आप कुछ नहीं कर सकते, हेल्पलेस हो, बस इसको छोड़ना है। क्या आप छोड़ पाएंगे? ये चॉइस सब हर एक के ऊपर है। जी, ये बहुत अच्छी बात बताई आपने, और इसे सुन के बहुत रिलीफ मिला कि हम अगर चाहें तो अपनी प्रोग्रामिंग, अपनी सेटिंग चेंज करके और ये सब चीज़ें बदल सकते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है जो मुझे फ़ायदा हुआ ये रिट्रीट अटेंड करके और ये सारी चीज़ें डीप में समझ के और हमारे बिलीफ सिस्टम पे काम करके उसे जब हम चेंज करते हैं तो हमारी दुनिया में बहुत कुछ चेंज होता है। तो हम इसे किस तरह से और समझ सकते हैं कि हमारी क्या पावर्स हैं और वो कब याद आएंगी और कब हम समझेंगे कि दूसरा कोई भी नहीं बचाने वाला है, हम सिर्फ अपने पे भरोसा कर सकते हैं और हमें अपने अंदर की लाइट जलानी है और वही लाइट हमें रास्ता दिखाएगी, बजाय इंतज़ार करने के कि काल की अवतार होगा या कोई और होगा जो हमें बचाएगा। क्योंकि अभी तक की आपकी बातों से ये मुझे क्लियर हो रहा है कि जो करना है हमें ही करना है, दूसरा कोई है ही नहीं, हम ही हैं जिसे ज़रूरत है अपने ऊपर काम करने की, चीज़ें बदलने की, अंदर की सेटिंग चेंज करने की, और इसी के थ्रू हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इस बारे में थोड़ा और कि हम कितने पावरफुल हैं और हमें और कैसे याद आएगा ये सब। आप पूरी पावरफुल में हैं क्योंकि पूरा जगत आपके द्वारा क्रिएट हो रहा है। अब सिर्फ दो ही बात है कि कॉन्शियसली क्रिएट हो रहा है, अनकॉन्शियसली क्रिएट हो रहा है। आपके अगर कॉन्शियस नहीं है तो अनकॉन्शियसली हो रहा है। उस केस में मैट्रिक्स कंट्रोल अपने ऊपर अपने हाथ में ले लेती है। आप में से कुछ लोग जो एक बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछते होंगे कि अगर जगत हमारे द्वारा हो रहा है तो कौन परेशानी चाहेगा? सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि आप अनकॉन्शियस हैं। उस केस में मैट्रिक्स आपके ऊपर ये नियम आपके लिए क्रिएट कर रही है। तो अगर आप कॉन्शियस हो जाएंगे तो इमीडिएटली जगह चेंज हो जाएगा।
अब प्रोसेस है कि कॉन्शियस कैसे हों। इंटेलेक्चुअल समझ में आया है, उसको प्रैक्टिस में लाना है और वो ज्ञान हमारी प्रज्ञा में इस्टेब्लिश होना है, हमारे एक्शन में इस्टेब्लिश होना है। आई एम दैट, कुछ लोगों ने निश्चल दत्त महाराज जी की किताब पढ़ ली और उसके बाद वो कहने लगे कि मैं क्रिएटर हूँ। दैट इज़ नॉट सफिशिएंट इवन इफ़ यू अंडरस्टूड दैट बुक परफेक्टली। दैट इज़ द फर्स्ट लेवल ऑफ स्पिरिचुअल जर्नी। टैरो में हमारी चेतना को नापा जा सकता है और फर्स्ट कार्ड का नाम है मैजिशियन, जिसको पता लग जाता है कि ये जगत मेरे द्वारा प्रकट हो रहा है। लेकिन अगर मेरे द्वारा प्रकट हो रहा है तो क्या ऐसा ही मिजरेबल जगत रखोगे जिसमें 1% लोगों के पास 80% वेल्थ है, लोग डीजनरेट हो रहे हैं, समय के साथ बूढ़े होते हैं, बीमार होते हैं, इलाज कराने तक के पैसे नहीं है, इतना डर है, प्रेम का एक्सपीरियंस नहीं हो पा रहा। या जब पता लग गया जगत मेरे द्वारा क्रिएट हो रहा है तो जगत को ब्यूटीफुल जगत क्रिएट करेंगे। इस जर्नी की शुरुआत फर्स्ट स्टेप से हुई है। आई एम दैट जानने का मतलब ये नहीं है कि आपकी जर्नी ख़त्म हो गई, दैट इज़ द बिगनिंग पॉइंट। फिर आपका क्वेश्चन अभी भी है कि कैसे? बोलकर समझाना, किताब से समझना, गुरु के साथ बैठ के समझना, ऑडियो वीडियो देखना, ये सब हमें इंटेलेक्चुअल समझाने में हेल्प करते हैं। फिर भी ये बहुत स्लो हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है। मैंने पहले कहा था कि 2012 वाज द मिड पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट इज़ 2030। दैट मीन्स वी आर हैविंग ओनली 4 years। 4 year में एनवायरनमेंट बहुत अच्छा हो चुका है, हमारी समझने की क्षमता काफ़ी बढ़ चुकी है और डिवाइन का करंट इस ओर जा रहा है। ये सारी पॉजिटिव बातें हैं। फिर भी पुरानी सारी कंडीशनिंग को हमें बहुत कम समय में समझना है। एक तरीका है समझने का, जब हम एक फ्रीक्वेंसी में ट्यून हो जाते हैं तो इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट हो जाती है। तो वो तरीका बहुत फास्ट है। हम लोग रिट्रीट में एक फ्रीक्वेंसी में आके क्रिएट करते हैं। हमारे रिट्रीट के जो लोग टेस्टिमोनियल पढ़ें और जब वो देखें और वो उसमें से कितने लोग कंफर्म करते हैं कि उनका जीवन पहले जैसा नहीं रहा, तो ये वन ऑफ द फास्टेस्ट तरीका है। तो जिस स्पीड से आप चलना चाहें, हर एक के पास फ्री विल है। जी, ये बहुत अच्छा तरीका मुझे लगा, मैंने भी अनुभव किया है। तो हम चाहें जितना इंटेलेक्चुअली समझने की कोशिश करें या हम सोचें कि हम अपना घर में तरक्की कर लेंगे, हम रोज़ मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं और 4-4, 5-5 घंटे करते हैं, कुछ लोग तो 10-12 घंटे भी करते हैं। पर मुझे लगता है एक रिट्रीट अटेंड करके गुरु के साथ आमने सामने 5 दिन साथ में रह के जो लाइव टीचिंग, जो लाइव नॉलेज हम ग्रहण करते हैं, उसकी बात कुछ अलग ही होती है। ऐसे मुझे महसूस होता है कि एक उछाल आता है हमारी समझ में और शायद कॉन्शियसनेस में, क्योंकि हमको एक थोड़ा बड़ी पिक्चर दिखने लगती है और हम थोड़ा ज़्यादा जानने और समझने लगते हैं। तो क्या ये सही है? जैसे यही, क्योंकि जब आप क्वांटम जंप करते हो, इस स्टेट से आप एक रियलिटी को क्रिएट कर रहे हो। जब आप नेक्स्ट लेवल की फ्रीक्वेंसी में ट्यून हो जाते हो, कुछ लोगों के लिए ये प्रोसेस कभी कभी थोड़ा सा कठिन होता है। आप मानो कि आपने ज़िंदगी भर आपने किसी मसल को यूज़ नहीं किया, किसी को जॉगिंग की आदत नहीं है, डॉक्टर ने कहा कि अब आप जॉगिंग शुरू करो, वो पहले दिन जॉग करके आया तो उसकी पिंडलियों में दर्द हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही कॉन्शियसनेस के बहुत सारे सेगमेंट हमने अभी तक यूज़ नहीं किए हैं, और जब हमारी कॉन्शियसनेस के उन सेगमेंट को हम यूज़ करते हैं, नर्वस सिस्टम की इलास्टिसिटी जो अभी तक नहीं है, हम फ्रीक्वेंसी में, हाई फ्रीक्वेंसी में ट्यून होते हैं, तो कुछ लोगों को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है, बट कितना इम्पॉर्टेंट है वो। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी बीमारी के लिए हमारा डिटॉक्स होना हो। वो चीज़ें सरफेस पे आती हैं जिनको हमने कभी आने नहीं दिया, हमारे डर रिलीज़ होते हैं, जीवन इतना हल्का होता है। और कॉन्शियसनेस जब यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाती है तो पूरा जीवन देखने का तरीका, समझने का तरीका बदल जाता है। हम इस मैप ऑफ कॉन्शियसनेस में वर्टिकल ग्रोथ कर सकते हैं। पहले कुछ अच्छी बातें हुई, उसमें एक और अच्छी बात है, ह्यूमन कॉन्शियसनेस एक्सपोनेंशियल फेस में ग्रो कर रही है। एक्सपोनेंशियल फेस के शुरू के समय में हमें पता नहीं लगता और ग्राफ बहुत स्लो चलता है। अब हम ये ग्राफ की डायरेक्शन बदल चुकी है और बहुत जल्दी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस वर्टिकल ग्रोथ में आ जाएगी। दैट मीन्स कलेक्टिव कॉन्शियसनेस वर्टिकल ग्रोथ करना शुरू कर देगी। ये तो बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि अभी तक मुझे लग रहा था कि 4 ही साल बचे हैं, जैसा अभी आपने बताया एंड पॉइंट 2030 है। तो ये 4 सालों में हम इतनी जल्दी कैसे कर पाएंगे, क्योंकि ये नॉलेज तो बहुत कम लोगों
को है अभी कि कुछ चेंज हो रहा है, और यही हम ये पॉडकास्ट के थ्रू अवेयरनेस फैले ये कोशिश कर रहे हैं। पर ऐसे क्वेश्चन उठता है कि ये सब बातें तो मैंने खुद महसूस भी की हैं और ये सच है एकदम, पर जो अभी करेंटली हम जीवन जी रहे हैं इसके लिए हमें हर कदम पे शायद पैसे की आवश्यकता है। तो इसके लिए हमको मनी अर्न करना ज़रूरी लगता है, क्योंकि फिर हमारे मतलब घर और फूड, बिल्स, जी जी रेंट, जी, वो कैसे देंगे? वो कैसे देंगे, और ट्रैवल कहीं ज़रूरी करना है वो कैसे करेंगे, और कोई मेडिकल इमरजेंसी आए तो वो सब के लिए थोड़ा धन इकट्ठा भी रखना पड़ता है सेविंग्स में, और अर्न भी करना पड़ता है। तो उससे क्या होता है, हमारी रोज़ की लाइफ उलझ जाती है, क्योंकि उतना टाइम हम जिस प्रकार जॉब कर रहे हैं या कुछ भी जो भी काम कर रहे हैं, तो अपने जीवन के उतने घंटे, और आजकल देखें तो 10 से 12 घंटे मिनिमम उसमें देने ही पड़ते हैं, और फिर हमारा ब्रेन इतना एग्जॉस्ट हो जाता है कि हम ये सब चीज़ें सोच ही नहीं सकते। फिर हमको लगता है अब हमें कुछ एंटरटेनमेंट चाहिए, तो हम या मूवी देखते हैं या मैच देखते हैं या फ्रेंड्स के साथ बैठते हैं, कुछ भी। तो इस लूप से हम कैसे निकलेंगे, मनी लूप से? यस, इस धरती पे जो एक एनर्जी हार्वेस्टिंग सिस्टम है, हमारी एनर्जी को हार्वेस्ट करने के लिए एक तरीका है हमें नौकर बनाना। क्या है नौकरी? आप अपनी एनर्जी उसको देते हो, उसके बदले आपको सैलरी मिलती है। तो आप अपनी एनर्जी को पैसे से एक्सचेंज कर रहे हो, और आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट है कि पैसा नहीं होगा तो जीवन कैसे चलेगा। थोड़ा सा भी अपने आसपास नज़र उठा के देखें, सारे जानवर, चाहे वो ज़मीन के अंदर रहते हों, धरती के ऊपर रहते हों, पंछी हों, वो बिना धन के चलते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ जाएगा, उनके तो स्कूल सिस्टम नहीं है, वो तो मकान का किराया नहीं देते, हमें ये सब देना पड़ेगा, और हमारे पास मेडिकल का भी हमें डर है। यूनिवर्स का सिद्धांत है अबेंडेंस। अभी एक लाइन पहले थी, 1% लोग 80% लोग धन को कंट्रोल करते हैं, इसलिए यहाँ पे कमी आर्टिफिशियल क्रिएट की गई है। आप एनर्जी दो, इसलिए एनर्जी सिस्टम बनाए गए हैं जान के आपको ट्रैप करने के लिए। और जो धन था, मनी थी, ये आर्टिफिशियली चार्ज है। जैसे धन को करेंसी कहते हैं, करेंसी का मतलब करंट। इसका जो करंट है, करंट को कोई भी रोकने की कोशिश करता है वो उसको नुकसान करता है। और अभी तक की हमारी असुरक्षा की भावना, और हमें बुढ़ापे में ज़रूरत ना पड़ जाए, बच्चे हमें ना निकाल दें, इसके लिए हम धन को जोड़ के रखते हैं। धन से एक आर्टिफिशियल सिक्योरिटी ढूंढ रहे हैं जी। इस मैट्रिक्स में कोई भी सिक्योर नहीं हो सकता, इट इज़ इम्पॉसिबल। ये वही खोज है जो कभी पूरी नहीं हो सकती, मृग तृष्णा है जी। तो सिक्योरिटी मिल नहीं सकती, लेकिन उसमें ऐसा लगता है कि धन से मिल जाएगी जी। तो लोग धन को संभाल के रख रहे हैं। अब ये करंट डिवाइन हो चुका है, ये करेंसी बदलने वाली है। जैसे ही ये करेंसी बदलेगी, जिन लोगों ने धन को इकट्ठा करके रखा है उसको वो रिलीज़ करना शुरू करेंगे, वो सर्कुलेशन में आएगी। जैसे जैसे सर्कुलेशन में आना शुरू होगी, लोगों की धन पे डिपेंडेंसी कम होगी, इनसिक्योरिटी ख़त्म होगी, ये सारा सिस्टम फ्लो में आ जाएगा। तब एक ऐसा जगत क्रिएट हो जाएगा जिसमें हम धन के लिए अपनी एनर्जी को हार्वेस्ट नहीं करेंगे जी। तो जैसे अभी हमको इतनी स्कार्सिटी लगती है धन के लिए, ऐसे सुनने में आता है हर देश ही कर्ज में है, हमारा देश भी कर्जे में है, और जिस देश का सुनो वो ही कुछ ना कुछ कर्जे में है। तो ऐसे लगता है कि कैसे फ्यूचर होगा, और मतलब कैसे हम इससे उभरेंगे, और धन का सिस्टम नहीं होगा तो क्या होगा, कैसे, क्या आगे क्या होने वाला है। एक बात आप सब लोग ध्यान से सोचें, 15 मिनट सोच के देखें। अगर इस धरती पे दुनिया के सभी देश, इंक्लूडिंग मिडिल ईस्ट जहाँ पे इतना ऑयल होता है, यूएसए जो दुनिया का सबसे पावरफुल देश है, चाइना, यूरोपियन कंट्रीज़, अगर दुनिया की सारी कंट्रीज़ के ऊपर डेट है तो किसने डेट दिया है? अगर दुनिया के सारे देशों पे ही कर्जा है तो कर्जा देने वाला कौन है? ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सी बड़ी पिक्चर देखने में हेल्प करेगा, तब आप समझ पाएंगे कि ये एक आर्टिफिशियली क्रिएटेड जगत है। अब इस जगत में आपका क्वेश्चन क्या था? सेकंड पॉइंट मैं भूल गया हूँ कि
ये मनी का जो सिस्टम है ये स्कार्सिटी क्रिएट यस, करता है। आर्टिफिशियली क्रिएटेड स्केर्सिटी है। यूनिवर्स का स्वभाव है अनंत, अबेंडेंस। जो लोग भी नेचर में रहते हैं उन्होंने जाके देखा होगा, अपने घर में देखो पपैया का एक काट के देखो उसमें कितने सारे बीज हैं। पूरे जंगल में जाके देखो कोई बंदर पूरा फल नहीं खाता, क्योंकि समुद्र के अंदर सारी मछलियां हैं, वो हार्मोनी में रह रही हैं। सब कितना समुद्र के अंदर लाइफ है, उन सारी लाइफ को लिए पर्याप्त गलत शब्द है, मोर देन रिक्वायर्ड। अनंतता में ये यूनिवर्स का स्वभाव है, इसका अपोजिट हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इस लो फ्रीक्वेंसी में ट्यून है। सारा मीडिया आपको इस डरा के रखता है बार बार इस तरह की बातें करके कि आप इसमें ट्यून रहो, न्यू फ्रीक्वेंसी को क्रिएट ना कर पाओ। जो आपका स्वभाव है, जो अबेंडेंस है, ये हट रही है। यही अवेकनिंग है, हम सपने से जाग रहे हैं। तो क्या इसका मतलब ये है जो हम मीडिया द्वारा सुनते हैं कि ओवर पॉपुलेशन है, हमारा अर्थ बहुत ओवर पॉपुलेटेड है और पर्यावरण खतरे में है और ऑयल ख़त्म हो रहा है, तो क्या ये सब भी झूठ है, गलत है? सब मैनिपुलेशन है। और किसी छोटे बच्चे को अगर हम कोई बात बताते हैं और वो बात उसके 7 ईयर तक के बच्चे के माइंड में फिल्टर नहीं होते, तो वो उसके अंदर चली जाती है, क्योंकि वो लॉजिकल माइंड नहीं लगाता। इसीलिए हमारी रिट्रीट में जो लोग हम क्रिएट करते हैं, जो भी रियलिटी को, हम अल्फा स्टेट में चले जाते हैं, जिसमें माइंड के, या थीटा स्टेट में चले जाते हैं। कभी कुछ लोग तो डेल्टा में चले जाते हैं, उन्हें पता नहीं लगता और उन में लॉजिकल माइंड हट जाता है। उस समय हम किसी भी रियलिटी को क्रिएट करते हैं और उसको समय के साथ जगत कंफर्म करता है कि वो रियलिटी क्रिएट हो गई। तो छोटे छोटे बच्चों को एजुकेशन के थ्रू उनको ये थॉट डालना कि अर्थ ओवर पॉपुलेटेड है, वाई दे वांट टू क्रिएट ए डी पॉपुलेशन। अब बहुत सारे काम मशीन करने लगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है। अब उनको लगता है कि ह्यूमन की ज़रूरत नहीं है, ह्यूमन डिवाइन है, सेलेस्टियल हैं, कौन धरती पे ज़्यादा है। और धरती पे अगर खरबों मछलियाँ, पंछी, पानी के अंदर इतना लाइफ है, तो कौन सी ज़्यादा है। हमेशा ये हार्मोनी में रहते हैं, सबके लिए सफिशिएंट से भी ज़्यादा है। लेकिन उसको डीपॉपुलेट करने के लिए, क्योंकि ट्रांस ह्यूमनिज्म लाना है, तो लोगों के माइंड में ये आइडिया इम्प्लांट कर रहे हैं। और ज़्यादातर शहरों में रहने वाले लोग डेमोग्राफिकल चेंजेस को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि वास्तव में ओवर पॉपुलेटेड है। बस में जाओ भीड़ है, ट्रेन में भीड़ है, हर चीज़ के लिए लाइन में लगना पड़ता है। वो ये नहीं जानते कि शहरों में डेमोग्राफिकली लोग माइग्रेट करके आए हैं। गांव के गांव खाली हैं, चाइना के कई गांव में कोई रहने वाला नहीं है। जर्मनी के गांव में जहाँ पे बच्चे के लिए प्लेइंग ग्राउंड था, वहाँ पे कोई बच्चा खेलने नहीं आता, तो वो प्लेइंग ग्राउंड हटा रहे हैं। सारे बच्चे शहरों में नौकरी के लिए चले गए। तो ये डेमोग्राफिक चेंजेस हैं, ये असली नहीं है। लेकिन क्यों कर रहे हैं? डीपॉपुलेशन करने के लिए और आपको कंट्रोल करने के लिए। 2022 या समटाइम्स उन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग में दावोस में क्लियरली बोला, हम हर ह्यूमन को ट्रैक करने के लिए ट्रैकर बना चुके हैं। इट्स ए मैटर ऑफ टाइम ओनली कि हम इस ट्रैकर को उनके अंदर इम्प्लांट करें। और ट्रैकर का मतलब कंट्रोल। अगर आपको ट्रैक करा जा रहा है, आप कार्बन कितनी कंज्यूम करते हो, कितनी ऑक्सीजन कंज्यूम करते हो, आपकी सैलरी उस हिसाब से प्रोपोर्शनेटली घटा दी जाएगी, आपकी कार छीन ली जाएगी, एंड सो ऑन। ये सिर्फ उस एजेंडा को और आपको कंट्रोल करने के लिए ये माइंड की प्लानिंग और प्रोग्रामिंग है। तो ये सब कौन कर रहा है? हमें कौन कंट्रोल करना चाहता है और कौन कर रहा है? जी, इसका उत्तर बहुत कंट्रोवर्शियल है। मुझे पता नहीं कि व्यूअर किस लेवल पे इसको समझना चाहेंगे। फर्स्ट लेवल की कॉन्शियसनेस इग्नोर है, इग्नोरेंट है। उन्हें तो ये भी नहीं पता कोई कंट्रोल कर रहा है, उन्हें तो ये भी नहीं पता कि ये जगत माया है। उनके लिए दुनिया है, भगवान है, पुनर्जन्म है, और या मरने के बाद कोई एक एंटिटी है जो उनके कर्मों के हिसाब से उनको डिसाइड करेगी उनका जीवन। सेकंड स्फीयर में ह्यूमन को पता लगता है कि हमें कोई कंट्रोल कर रहा है, और वो बहुत अनकंफर्टेबल हिस्सा है। लेकिन मैं फिर भी बताना चाहूँगा, आप में से कोई भी मैट्रिक्स से तब तक नहीं मुक्त हो सकता जब तक वो ये नहीं समझ पाएगा कि मैट्रिक्स के स्ट्रक्चर कितने डीप जाते हैं। ये सेकंड स्फीयर है। पहले स्फीयर को कुछ नहीं पता, सेकंड स्फीयर को ये तो पता लगने लगा कि हमें कंट्रोल कोई कर रहा है, लेकिन कंट्रोल किस हद तक जाते हैं उसको नहीं पता।
सेकंड, उसकी मान्यताएं यहाँ पर बहुत तेज़ी से ध्वस्त होती हैं। ये सबसे अनकंफर्टेबल हिस्सा है जी। उसको अभी तक विश्वास था कि मेरे गुरु मुझे एनलाइटेंड कर देंगे या मुझे मुक्ति के मार्ग पे ले जाएंगे, या मेरे गुरु अगर शरीर भी छोड़ देंगे तो भी मेरी हेल्प करेंगे। अब उन्हें पता लगता है कि उनके गुरु खुद भी मैट्रिक्स में ट्रैप हैं। जी। उन्होंने 2020 में देख लिया, इस धरती के बड़े से बड़े आध्यात्मिक सिस्टम में मेरी नॉलेज में एक भी सिस्टम ऐसा नहीं था जिनके गुरु ने बताया हो कि ये एक एजेंडा है, जी। आपको कंट्रोल करने के लिए आपके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। मुझे एक भी नहीं पता। ये सारे ब्रह्मांड के रहस्यों को जानते हैं, इस बात को क्लेम करते हैं, इनको ये नहीं पता लग पाया कि धरती में क्या हो रहा है। अब सेकंड स्फीयर वाले को शौक लगा, मेरे गुरु तक को नहीं पता। उन पॉलिटिकल पार्टी को जिनको उन्होंने वोट दिए थे, दुनिया की सारी पॉलिटिकल पार्टी एक साथ हुई, सारा अपोजिशन एक साथ हुआ, कुछ लोग जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में थे वहाँ से कोई विरोध नहीं आया, तो उनको शौक लगा, उनके पाँव के नीचे से ज़मीन खिसकी। तो ये सेकंड स्फीयर है, ये बहुत अनकंफर्टेबल है। वो कुछ लोग जो थोड़ा सा जागने के प्रोसेस में आते हैं फर्स्ट स्फीयर से सेकंड स्फीयर में, वो ये सुन के वापस हो जाते हैं, क्योंकि वो इस अनकंफर्टेबल हिस्से को पार करना नहीं चाहते। लेकिन बिना इसको पार किए आप थर्ड स्फीयर को नहीं समझ सकते। तो अगर आप सेकंड स्फीयर से समझेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पे हमें कंट्रोल करने के लिए एक सिस्टम है। उस सिस्टम को आप कभी नहीं देख पाएंगी। आपकी नॉलेज में कुछ भी हो कि एलन मस्क है फॉर एग्जांपल, जो चिप लगवा रहा है, इनको भी कौन कंट्रोल कर रहा है? वो हैं, वो इनविजिबल हैं, इसीलिए वो इतना हमें पावर में रहते हैं, क्योंकि वो कभी सामने नहीं आते। जो भी एक्सपोज होगा उसको हटा के उसको रिप्लेस कर देंगे, जो भी पॉलिटिशियन एक्सपोज हो जाएगा उसको हटा के नए पॉलिटिशियन को ला देंगे। लेकिन थर्ड स्फीयर जिसमें हमें पता लगता है कि हम क्रिएटर हैं, तब पता लगता है कि हमने ही कंट्रोलर क्रिएट किए थे, क्योंकि हम अपना अपोजिट एक्सपीरियंस करना चाहते थे और हम इतने पावरफुल थे कि हमारे ऊपर हमें याद आ जाएगा, याद आते ही गेम ओवर हो जाएगी। तो हमने गेम के अंदर इतनी सारी लेयर लगाई कि हमें याद ना आए। ये वही लेयर हैं जो हमें याद आने में रोक रही हैं, चाहे हमारे पानी में फ्लोराइड मिलाया हो, कि हमारी थर्ड आई एक्टिवेट ना हो, या हमें कंट्रोलर शब्दों का खेल है। आप थर्ड स्फीयर से देखेंगे तो आप उनको लेयर कह सकती हैं, सेकंड स्फीयर से देखेंगी तो ये वो कंट्रोलर हैं जो हमें जागने नहीं दे रहे। जी, ये एक तरह से पैराडॉक्स लगता है। अगर हम सेकंड स्फीयर से सोचें तो ऐसा लगता है हमें कोई कंट्रोल कर रहा है, और वो कौन है? हमारा एनिमी है या डार्क फोर्स है? कौन है जो हमको यहाँ से निकलने नहीं देना चाहता है और 3D मैट्रिक्स में फंसाए रखना चाहता है? पर जो अगर आप मुझे मौका दें तो इसी लाइन पे मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि जो सेकेंड स्फीयर है, जिसको हम समझते हैं डिस्क्लोजर्स, जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, ये डिस्क्लोजर मूवमेंट भी इन्हीं कंट्रोलर के द्वारा बहुत सारे शुरू किए गए हैं, क्योंकि वो चाहते हैं हमारी, जैसे ही मैंने कहा कि वो लोग अनकंफर्टेबल फील करते हैं, जैसे ही वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं उनकी एनर्जी का हिस्सा इसकी ओर लग जाता है। बहुत सारे लोग जो जागने की बातें कर रहे हैं वो ज़्यादातर डिस्कशन करते हैं कि ये कंट्रोल हो रहे हैं। हरारी ये कह रहा है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये कह रही है, लेकिन वो सेकंड में अटक जाते हैं। आल्दो वो जानना चाहते हैं, मुक्त होना चाहते हैं, इसीलिए सारा डिस्क्लोजर मूवमेंट इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया है। इसी टॉपिक में मैं एक लाइन और कहना चाहूँगा, आने वाले समय में क्योंकि सारे इवेंट ग्लोबल होंगे, धरती पे फेक एलियन इन्वेजन को करने के लिए इन्होंने ईटीज़ का सारा जाल फैलाया है। सारा ईटीज़ अब आजकल, पहले जब भी ये कोई नया काम करना शुरू करते हैं तो शब्द नया बनाते हैं। जैसे पेंडेमी शब्द पहले क्रिएट किया गया, उसके बाद पेंडेमी आई। आजकल यूएफओ और उसके बदले नया शब्द बना दिया है यूएपी, अनआइडेंटिफाइड एरो स्पेस फिनोमेना और काइंड ऑफ थिंग, यूएपी। अब सीनेट ने बुला के उन लोगों को यूएसए में उनके स्टेटमेंट लिए, बहुत हाईलाइट हो रहा है, यूएफओ दिखनी शुरू हो गई। तो ये उसी सब एजेंडा का हिस्सा है। मैं आप लोगों को बहुत क्लियरली कहना चाहता हूँ, अगर आप अपनी मुक्ति के लिए काम कर रहे हैं तो सेकंड स्फीयर में एनर्जी कम से कम दें, और थर्ड स्फीयर में जाने की ये आपके द्वारा क्रिएट किया गया है। ये तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हम हमेशा चाहते हैं कि कोई दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, है ना। हम पंडित को पैसे दे देंगे, वो कर देगा पूजा, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, या हम कुछ और करें, या वो पंडित की एनर्जीज़ बहुत अच्छी हैं, हम करेंगे तो नहीं इफ़ेक्ट होगा, वो पूजा करेंगे तो वो भगवान तक जाएगी। इस हिसाब के कुछ हमारे विचार रहते हैं। तो हम अपने आप को ऐसे समझते हैं कि हमसे तो नहीं होगा,
तो हम किसी को मानने लगें कि हम किसी को गुरु बना लें या कोई भगवान को मानने लगें और वो हमें पार लगा दे। तो ये सेकंड स्फीयर में हम इतने डरे हुए होते हैं कि हमें लगता है हम यहाँ कैद हैं, फंस गए। ये तो पता चल जाता है, पर कौन कंट्रोल कर रहा है? कोई तो डार्क फोर्स कर रही है। और फिर हमें ये जो आप बोल रहे हैं कि यही लोग अपने डिस्क्लोज़र करते हैं, तो वो एक तरह से फॉल्स लाइट है। तो हम वो फॉल्स लाइट में फंस जाते हैं, हम उसको असली लाइट समझते हैं और हम सोचते हैं कि अभी इनको ही हम फॉलो करते हैं और ये हमें इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, इनकी इन्फॉर्मेशन हमें अच्छी भी लग रही है क्योंकि ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल और ये वो। तो हमको ऐसे लगता है कि हाँ, मतलब अब ये ही हमें बचाएंगे और हम पूरा एक काइंड ऑफ सरेंडर कर देते हैं उनके प्रति, उनको फॉलो करने लगते हैं ब्लाइंडली और अपनी एनर्जीज पूरी उसमें लगा देते हैं। और अब आप ये कह रहे हैं कि मतलब ये भी झूठ है, ये फॉल्स लाइट है। और जब हम इससे भी ऊपर अपनी कॉन्शियसनेस एक्सपांड करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हम ही हैं वो जिसने ये गेम बनाई है। मतलब हम क्रिएटर हैं और जैसे हमने ये कंप्यूटर गेम के जैसे ये गेम बनाई है और हमने अच्छा भी बनाया है और बुरा भी, क्योंकि गेम में तो दो साइड होते हैं, एक राम है तो एक रावण भी लगेगा। तो इसके लिए हमने ऐसा गेम बनाया है, मगर यहाँ पे हम ऐसा उलझ जाते हैं कि ये हमने बनाया है तो ये इतना दुख, तकलीफ़, सफरिंग और वो एक अधूरापन कि हम ये कहाँ फंसे, क्यों फंसे, हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों आए हैं ज़िंदगी में, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा सोल मिशन क्या है, हमारी लाइफ का करना क्या है। ये सब चीज़ों में हम उलझ जाते हैं बुरी तरह से। तो आप ये स्फीयर 3 को अगर और क्लियरली कुछ और समझा सकें, कुछ और बता सकें कि हम असली में हम कौन हैं और हम कहाँ से आए हैं। मतलब अभी ये तो मुझे क्लियर आया समझ में कि हम ये 3 डायमेंशन तो नकली है, ये बनाया हमने, और 4 भी इसी का पार्ट है। मरने के बाद वहाँ जाते हैं, वहाँ से वापस रिसाइकल होकर आते हैं। तो क्या इसके ऊपर जो 5th है वो असली है, और क्या 5th के ऊपर भी हैं? मतलब इतने सारे क्वेश्चन उठ रहे हैं। तो वेरी नेचुरल है, जब हम सुनना शुरू करते हैं तो एकदम से अंदर से प्रश्नों की बाहर आती है, स्पेशली उन लोगों में जो लोग एनी हाउ फ्रंट रनर हैं या जो इस ट्रांजिट को स्मूथ करना चाहते हैं। हम लोग मल्टी डायमेंशनल हैं। मल्टी डायमेंशन का मतलब क्या हुआ कि हम कई डायमेंशन में हैं एक साथ। अब अभी पहले बात हुई कि हम तो स्पेस टाइम कंटिन्यूम में बंधे हुए हैं, तो हम मल्टी डायमेंशनल कैसे हो सकते हैं? बहुत सिंपल, सबके दिमाग में क्वेश्चन आएगा। आसानी से समझने के लिए, रात को सब लोग सोते हैं, इवन तो आप सो रहे हो, सोने के बाद आपने एक सपना शुरू हो गया, उस सपने में एक जगत क्रिएट हो गया, उस जगत के अंदर आप एक्सपीरियंस कर रहे हो कुछ भी तरह का डरावना या अच्छा। तो सपने के अंदर जो जगत क्रिएट हो रहा है वहाँ पर आप हो, या आप वो हो जो सपना देख रहा है, बेड के ऊपर सो रहा है, या आप दोनों हो। जब आपको ये पता लगेगा कि आप दोनों हो, सिर्फ आपकी अवेयरनेस सपने के अंदर है। डीप स्लीप में आप कहीं भी नहीं हो, है ना। 3 स्टेट हमें पता है। तो वेकिंग स्टेट में हम लोग बात कर रहे हैं, स्लीप में हम सपना देख रहे हैं, डीप स्लीप में हम कहीं नहीं हैं। लेकिन जो ड्रीम स्टेट है उसमें आप दोनों जगह हो, सपने में भी और जो सपना देख रहा है वो भी वही हो जो एक्सपीरियंस कर रहा है। यही दोनों डायमेंशन में एक साथ हो, यही मल्टी डायमेंशनलिटी का सिद्धांत है। हम लोग मल्टी डायमेंशनल हैं। सोर्स ने जगत क्रिएट किया, उसमें प्लेइंग फील्ड बनाई, हर एक कॉन्शियसनेस अपनी फ्रीक्वेंसी में प्ले कर सके। सोर्स प्योर लाइट है। प्योर लाइट में क्रिएशन नहीं हो सकता। लाइट में कोई भी रियलिटी क्रिएट करने के लिए शैडोज चाहिए, वो शैडो जो भ्रम है, जो हमें दिखती हैं। तो जितना हम सोर्स के पास हैं वहाँ पे क्रिएशन बहुत कम है, ना के बराबर है या नहीं है क्रिएशन। और जितना हम नीचे आते जाते हैं 3rd डायमेंशन में, सब कुछ बहुत सॉलिड है। वास्तविकता में हम सभी डायमेंशंस में हैं, हम मल्टी डायमेंशनल बीइंग हैं। और इसी मल्टी डायमेंशनलिटी को समझना, दूसरे शब्दों में ये कहना, हम असेंड हो रहे हैं
द ग्रेट अवेकनिंग हो रही है। सपने के अंदर जो है वो जाग के अपनी प्राइम रियलिटी में जा रहा है। और एक बात आपने बहुत अच्छी पहले बोली थी कि हम लोग पंडित को पैसे देते हैं और भगवान के पास जाते हैं, प्रेयर करते हैं, मांगते हैं। इस अभी तक की चेतना में ऐसा ही था जी। क्योंकि ये सिस्टम डार्क बेस था। डार्क बेस सिस्टम में हायरार्कीज होती हैं, एक ऊपर है उसके नीचे है, और हमारा पूरा सिस्टम देखो हायरार्कीज में है। कारपोरेट में हायरार्कीज हैं, वो तो आपको समझ में आ सकती हैं। इवन स्पिरिचुअलिटी में जाके देख कर देखो, वहाँ पे हायरार्कीज हैं। गुरु, उसके नीचे ऑरेंज कपड़े वाले, फिर येलो कपड़े वाले, फिर वाइट कपड़े वाले, और बाकी फॉलोअर्स। ये एक तरीका मैंने बता दिया, लेकिन आप हर जगह देखोगे सेम हायरार्कीज हैं। जब से 2022 से सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गए, सारी हायरार्कीज ख़त्म हो गई हैं। अब आप सोर्स से डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हो। आपको बीच के प्रीस्टर, बीच के पुजारी, बीच के रिचुअल्स, बीच के भगवान। अब भगवान शब्द सुनते ही आपके दिमाग में अगर क्वेश्चन मार्क लगता है कि एक तरफ तो हम क्रिएटर की बात कर रहे हैं, फिर भगवान की, फिर किससे कॉन्टैक्ट करना है। बिल्कुल। आपको सरल शब्दों में हम सब कहते हैं भगवान राम, भगवान कृष्ण, शंकर भगवान। हमने कभी भी ईश्वर राम नहीं कहा, ईश्वर कृष्ण, ईश्वर शंकर नहीं कहा। क्रिएटर ईश्वर है, और जो ह्यूमन ने बनाया है फिजिकल फॉर्म में है, कुछ लोग उसको बॉडी में कहते हैं, ये सारी फॉर्म वाले भगवान हैं। अब आप डायरेक्ट क्रिएटर से कांटेक्ट कर सकते हैं, बीच में इन सब की भी ज़रूरत नहीं है। इतना अच्छा समय आ गया है। तो कहने का ये मतलब है कि जब हम 5th डायमेंशन में होंगे तो ये सब जो हम अभी देख रहे हैं, ऐसा जीवन नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इसके अलावा अगर आप सोचेंगी कैसा होगा, तो कैसा होगा ये भी बताना असंभव है, क्योंकि हमारे माइंड की लिमिटेशन, हमारा माइंड इन्हीं इम्प्रेशंस को लेके जी रहा है। इससे वो उसको समझ नहीं सकता। तो आप सिर्फ इतना कह सकती हैं, आपकी कल्पनाओं का जो सबसे अच्छा है वो भी उसकी शुरुआत को नहीं समझ सकेगा। तो इसीलिए हम उसे प्राइम रियलिटी कह रहे हैं, क्योंकि हमने जो गेम बनाया है हम उसी गेम में फंसे हुए हैं। और पर हमने इस गेम का एंड क्यों नहीं बनाया है? सी दिस यू बिलीव कि हमने एंड नहीं बनाया है। ऑल्दो फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव, जिसमें हम इस टाइम में फंसे हुए हैं, तो हमें बहुत स्लो दिखता है। और लेकिन मान लो कोई भी एक नावल लिखा जा रहा है, उस नावल में शुरुआत है। महर्षि व्यास ने इतना ब्यूटीफुल ग्रंथ लिखा जो उनकी स्टोरी टेलिंग की कला की वजह से आज से 5000 साल बाद भी वो उतना जीवंत है जितना 5000 साल पहले था। उसकी नॉलेज की आज भी उतनी ही सिग्निफिकेंस है उतने समय के बाद भी। लेकिन फिर भी ये उनका लिखा हुआ ग्रंथ था। तो अगर आप उस ग्रंथ के किसी भी चैप्टर में होंगे तो आपको लगेगा कि इसमें एंड पार्ट नहीं लिखा गया। ये गेम में ऐसा लगता है क्योंकि ये ईश्वर का ब्यूटीफुल नॉवेल है, लव और एडवेंचर से भरा हुआ। इसका एंड लिखा हुआ है लेकिन डायनामिक है। ईश्वर ने हमें पूरी पावर भी दी है, एंड इसका गारंटी है इस गेम को हम एंड करके वापस अपनी प्राइम रियलिटी में जाएंगे, दैट इज़ फॉर श्योर। तो क्या कोई ऐसा है अभी भी कंट्रोलर जो एंड नहीं होने दे रहा है, या हम ही हैं जिन्होंने ये गेम बहुत एक्साइटिंग बनाई है? जी, दोनों बातों बिल्कुल ठीक हैं। सिर्फ देखने का ढंग है। जब हम नीचे धरती की रियलिटी से देखते हैं तो हमें दिखता है कि कंट्रोलर बहुत पावरफुल हैं, हम हेल्पलेस हैं। अगर आप पूरी दुनिया में आपको ट्रैवल करने से रोका जा सके तो कितना पावरफुल होगा। आपको अपने परिवार के लोगों से मिलने से रोक दिया जाए, कितना पावरफुल वो सिस्टम होगा। उस सिस्टम से अगर हम देखते हैं तो हमें लगता है कि बहुत कठिन है, या कंट्रोलर के लोग हमें अभी भी नहीं आगे आना देना चाहते। जब हम अभी भी 2-3 दिन पहले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में फिर मीटिंग हो रही हैं और वो फिर एजेंडा करते हैं टेररिस्ट के नाम पर, दो देशों को आपस में डराने के नाम पर कि आपका पड़ोसी देश खतरनाक है, उससे आपको खतरा हो सकता है। आप ज़रा भी लॉजिकल माइंड से सोच कर देखो, इस पूरी दुनिया के 2 देशों में, पड़ोसी देशों में युद्ध क्यों है? जापान कोरिया, ईरान इराक, इजराइल ईरान, रूस यूक्रेन। सिर्फ हम ही नहीं, पूरी दुनिया में है। ये एक एजेंडा के तहत किया जाता है। तो वो लोग करने की कोशिश कर रहे हैं।
लेकिन इसमें जो अच्छी बात है कि जो इनके माइनस साइड है डुअलिटी में जी। वो ऊपर के हट चुके हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो चुके, सोर्स की एनर्जी यहाँ पर आ चुकी है, तो वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको टेक्नोलॉजी और गाइडेंस नहीं मिल रही। तो जो धरती के बचे हुए लोग हैं वो इस सिचुएशन में हेल्पलेस हैं और वो कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आप मानो कि कोई राजा ख़त्म हो गया, लेकिन उसका सेनापति सोच रहा है कि अब मैं कंट्रोल ले लूँ, तो ये इस समय चल रहा है, वो कोशिश कर रहे हैं कि ना हो पाए। लेकिन दूसरे शब्दों में महाभारत में कि जब भी अधर्म का पीक पॉइंट आएगा तो अधर्म का पीक पॉइंट है, इसलिए हम जाग रहे हैं। दोनों बातें सिर्फ देखने का ढंग है, जिस ढंग से आप देखना चाहो। कभी कभी किसी सपने से हम सिर्फ तब जाग पाते हैं जब सपना बहुत डरावना हो जाए, तो इसलिए हमारा सपना हम खुद डरावना कर रहे हैं। ये भी इसी बात को कहने का तरीका है जो मेरा तरीका है। तो जब हम इस सपने से जागेंगे तो हम प्राइम रियलिटी में जागेंगे जी। ओ लेकिन इसको और थोड़ा सा डिटेल में समझना चाहिए। जी। मान लो आप बहुत ब्यूटीफुल महल में सपना देख रहे हो और सपने के अंदर आप एक जंगल के अंदर फंसे हुए हो जहाँ पे नरक है, चारों ओर जानवर हैं, डरावना है और आपका जो बॉडी है वो भी डिफरेंटली है। अगर इस समय आप जाग जाएं तो आपको शॉक लगेगा, कहाँ पे असली महल के अंदर और कहाँ पे सपने के अंदर जागना। इसलिए हमें इस रियलिटी को बदलते हुए उस रियलिटी के पास लगभग पास लाना है जहाँ पे हम सपना देख रहे हैं। और जब हम उसके पास आ जाएंगे दैट विल बी ए पोर्टल, दैट विल बी ए टाइम टू अवेकन। तो ओके, तो इसका मतलब है हम इसको स्मूथ बना रहे हैं। मतलब जैसे आपने कहा कि झटके से सपना खुलता है तो हम थोड़ी देर चौंके हुए रहते हैं और कभी कभी बहुत घबरा भी जाते हैं कि ये क्या था। तो हम इसे स्मूथ बनाने की कोशिश कर रहे हैं और शायद कुछ फ्रीक्वेंसी का भी है कि हम अपनी फ्रीक्वेंसी 5th डायमेंशन रियलिटी की फ्रीक्वेंसी के इक्वल लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे हम एक ही सरफेस मतलब एक इक्वालिटी पे आ जाएं और उसके बाद हम जागें। तो ये जो हम 2020 के बाद से महसूस कर रहे हैं कि टाइम भाग रहा है, बहुत फास्ट हो रहा है, तो इसका इससे कोई रेलेवेंस है? इससे डायरेक्टली रेलेवेंस है। जब कभी भी टाइम फास्ट हो जाता है तो हम असेंशन के पास आ जाते हैं, क्योंकि ये जो गेम है, अगर हमने गेम की भाषा में बोला तो ये इसको हैंडल नहीं कर पा रहा। जब कभी भी कोई मशीन बार बार हैंग करने लगती है, मशीन ठीक तरह काम नहीं कर रही, तो मशीन को बदलने का समय आ जाता है। तो अब मशीन को बदलने का समय है, दो ही ऑप्शन हैं, मशीन को रीसेट कर दो पुराने तरीके से या मशीन अपग्रेड कर दो। तो अब ये वो समय, जब वो समय आता है जिसमें मशीन बार बार हैंग कर रही है, इसका डेटा हर जो लोग भी सुन रहे हैं वो ये गारंटी से कंफर्म कर सकते हैं कि पिछला 5-6 समय बहुत फास्ट हो गया। लेकिन जो लोग आर्गूमेंट करेंगे वो कहेंगे घड़ी में तो 24 घंटे ही हो रहे हैं, घड़ी तो पहले की तरह चल रही है। इसका सिंपल मतलब है कि जो कंप्यूटर है वो हैंग कर रहा है, वो इस मेमोरी को हैंडल नहीं कर पा रहा, और जब हैंडल नहीं कर पा रहा तो वो इसको बहुत सारा डेटा डिलीट कर देता है। इसीलिए 2020 और 2026 के बीच के बहुत सारा हिस्सा हटा दिया गया मेमोरी से। इसलिए हमें लगता है कि समय बहुत तेज़ी से भाग गया, हमारे पास सिर्फ टुकड़ों टुकड़ों की कुछ मेमोरी बची है, इसीलिए हम कहते हैं कि समय भाग रहा है। तो क्या हम जो सुन रहे हैं कि ग्रेट रीसेट होने वाला है, मतलब प्रलय जैसा कुछ आएगा, या सोलर फ्लेयर या सोलर फ्लैश जिसको हम इवेंट मान रहे हैं, तो ये सब भी गलत है? मतलब मैट्रिक्स का हिस्सा है? अगर हम जाग रहे हैं, स्मूथली जाग रहे हैं, तो फिर ये सब तो एक तरह से डरावना प्रतीत होता है कि 3 days ऑफ डार्कनेस और अचानक सोलर फ्लेयर या प्रलय या ग्रेट रीसेट। तो मुझे ये शब्द भी थोड़ा द ग्रेट रीसेट अलग लगता है। द ग्रेट अवेकनिंग की फ्रीक्वेंसी अलग है सुनने में और द ग्रेट रीसेट की अलग, तो इसमें थोड़ा। आपका ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग है। हमने अभी तक समझने की कोशिश की कि ये जगत हमारी कॉन्शियसनेस से प्रकट हो रहा है। इस समय की सेटिंग इस रियलिटी को प्रकट कर रही हैं। आज से कुछ साल पहले जब डेंसिटी बहुत डेंस थी, संभावनाएं बहुत लिमिटेड थी, उस समय इस तरह की इवेंट प्रोग्रामिंग थी कि पोल शिफ्ट हो जाएंगे, नॉर्थ पोल साउथ पोल में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसमें कितनी कैटास्ट्रोफिक होगी, कितने लोग मरेंगे, ये कुछ नहीं था, लेकिन पोल शिफ्टिंग की संभावना है।
जैसे कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गए, कॉन्शियसनेस नेक्स्ट लेवल पे आ गई, वो संभावना हट गई। लेकिन अभी भी जिन लोगों के पास सोर्स से कनेक्शन नहीं है, वो अपने आप को प्रसिद्ध होने के लिए सिर्फ यूट्यूब वगैरह में इंफॉर्मेशन डिलीवर करते हैं, वो पुरानी इंफॉर्मेशन को अभी तक डिलीवर किए जा रहे हैं। पोल शिफ्ट अब नहीं होगा। बिल्कुल इसी तरीके से एक संभावना उस समय की डेंसिटी में सिर्फ एकमात्र संभावना दिखती थी कि धरती पे सोलर फ्लैश, सो कॉल्ड सोलर फ्लैश और द इवेंट, मतलब धरती पे सन से इतनी ज़्यादा एनर्जी आए और धरती डिस्ट्रॉय हो जाए। जो इनएलिजिबल लोग हैं, डार्क हैं, आर्टिफिशियल एजेंडा के सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, टावर हैं, एआई सब डिस्ट्रॉय हो जाए और उसके बाद ह्यूमैनिटी के कुछ बचे हुए लोग असेंड कर जाएं, जो एलिजिबल हैं, जिन्होंने नेक्स्ट डायमेंशन की फ्रीक्वेंसी को टच कर लिया है। लेकिन ये प्लान अपने आप में बहुत डेंजरस था। अब ह्यूमन कॉन्शियसनेस इससे ऊपर उठ चुकी है और जैसे आपने कहा कि द ग्रेट रीसेट शब्द आपको बहुत ख़राब लगता है, बिल्कुल ऐसे ही ये एक उस एजेंडा की प्रोग्रामिंग भी हो सकता है। अब ह्यूमैनिटी की कॉन्शियसनेस इस ट्रांजिट को स्मूथ बनाने के लिए कैपेबल है। धरती पे होने वाला असेंशन स्मूथ होगा और वो किसी पे डिपेंड नहीं करता, अवतार पे भी नहीं और सोलर फ्लैश के इवेंट पे भी नहीं। ये तो बहुत ही अच्छा बताया आपने कि अब हमें किसी इवेंट के भरोसे नहीं रहना है, किसी ईटी या कोई अवतार हमें बचाएगा इसके भरोसे नहीं रहना है। सिर्फ अपनी कॉन्शियसनेस पे काम करना है, कॉन्शियसनेस को एक्सपांड करना है और अपनी फ्रीक्वेंसी इतनी ऊपर उठानी है कि ऑलमोस्ट हम जो अनइमेजिनेबल ब्यूटीफुल क्रिएशन हम क्रिएट कर सकते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी और 5D जो हमारी ओरिजिनल प्राइम रियलिटी है उसकी फ्रीक्वेंसी ऑलमोस्ट इक्वल हो जाए तो हमारा ट्रांजिशन, हमारा असेंशन बहुत स्मूथ होगा। तो इस अमूल्य जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे तो शब्द ही नहीं मिल रहे हैं कि किस तरह से मैं आभार प्रकट करूं इस आपके ज्ञान के प्रकाश के जरिए ह्यूमैनिटी को आप जिस तरह से अवेकन कर रहे हैं और जिस सिंप्लिसिटी से अपने संदेश पहुंचा रहे हैं उसके लिए शब्द ही कम हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। थैंक यू वेरी मच। 1% लोग 80% लोग धन को कंट्रोल करते हैं, इसलिए यहाँ पे कमी आर्टिफिशियल क्रिएट की गई है। आप एनर्जी दो, इसलिए एनर्जी सिस्टम बनाए गए हैं जान के आपको ट्रैप करने के लिए। और जो धन था, मनी थी, ये आर्टिफिशियली चार्ज है। जैसे धन को करेंसी कहते हैं, करेंसी का मतलब करंट। इसका जो करंट है, करंट को कोई भी रोकने की कोशिश करता है वो उसको नुकसान करता है। और अभी तक की हमारी असुरक्षा की भावना और हमें बुढ़ापे में ज़रूरत ना पड़ जाए, बच्चे हमें ना निकाल दें, इसके लिए हम धन को जोड़ के रखते हैं। धन से एक आर्टिफिशियल सिक्योरिटी ढूंढ रहे हैं जी। इस मैट्रिक्स में कोई भी सिक्योर नहीं हो सकता, इट इज़ इम्पॉसिबल। ये वही खोज है जो कभी पूरी नहीं हो सकती। मृग तृष्णा है तो सिक्योरिटी मिल नहीं सकती, लेकिन उसमें ऐसा लगता है कि धन से मिल जाएगी जी। तो लोग धन को संभाल के रख रहे हैं। अब ये करंट डिवाइन हो चुका है, ये करेंसी बदलने वाली है। जैसे ही ये करेंसी बदलेगी, जिन लोगों ने धन को इकट्ठा करके रखा है उसको वो रिलीज़ करना शुरू करेंगे, वो सर्कुलेशन में आएगी। जैसे जैसे सर्कुलेशन में आना शुरू होगी, लोगों की धन पे डिपेंडेंसी कम होगी, इनसिक्योरिटी ख़त्म होगी, ये सारा सिस्टम फ्लो में आ जाएगा। तब एक ऐसा जगत क्रिएट हो जाएगा जिसमें हम धन के लिए अपनी एनर्जी को हार्वेस्ट नहीं करेंगे जी। तो जैसे अभी हमको इतनी स्कार्सिटी लगती है धन के लिए, ऐसे सुनने में आता है हर देश ही कर्ज में है, हमारा देश भी कर्जे में है और जिस देश का सुनो वो ही कुछ ना कुछ कर्जे में है। तो ऐसे लगता है कि कैसे फ्यूचर होगा और मतलब कैसे हम इससे उभरेंगे, और धन का सिस्टम नहीं होगा तो क्या होगा, कैसे, क्या आगे क्या होने वाला है। एक बात आप सब लोग ध्यान से सोचें, 15 मिनट सोच के देखें। अगर इस धरती पे दुनिया के सभी देश इंक्लूडिंग मिडिल ईस्ट जहाँ पे इतना ऑयल होता है, यूएसए जो दुनिया का सबसे पावरफुल देश है, चाइना, यूरोपियन कंट्रीज़, अगर दुनिया की सारी कंट्रीज़ के ऊपर डेट है
तो किसने डेट दिया है? अगर दुनिया के सारे देशों पे ही कर्जा है तो कर्जा देने वाला कौन है? ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा बड़ी पिक्चर देखने में हेल्प करेगा, तब आप समझ पाएंगे कि ये एक आर्टिफिशियली क्रिएटेड जगत है। अब इस जगत में आपका क्वेश्चन क्या था? सेकंड पॉइंट मैं भूल गया हूँ कि ये मनी का जो सिस्टम है ये स्कार्सिटी क्रिएट करता है। आर्टिफिशियली क्रिएटेड स्केर्सिटी है। यूनिवर्स का स्वभाव है अनंत, अबेंडेंस। जो लोग भी नेचर में रहते हैं उन्होंने जाके देखा होगा, अपने घर में देखो पपैया का एक काट के देखो उसमें कितने सारे बीज हैं। पूरे जंगल में जाके देखो कोई बंदर पूरा फल नहीं खाता, क्योंकि समुद्र के अंदर सारी मछलियां हैं, वो हार्मोनी में रह रही हैं। सब कितना समुद्र के अंदर लाइफ है, उन सारी लाइफ को लिए पर्याप्त गलत शब्द है, मोर देन रिक्वायर्ड। अनंतता में ये यूनिवर्स का स्वभाव है। इसका अपोजिट हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इस लो फ्रीक्वेंसी में ट्यून है। सारा मीडिया आपको इस डरा के रखता है बार बार इस तरह की बातें करके कि आप इसमें ट्यून रहो, न्यू फ्रीक्वेंसी को क्रिएट ना कर पाओ, जो आपका स्वभाव है, जो अबेंडेंस है, ये हट रही है। यही अवेकनिंग है, हम सपने से जाग रहे हैं। तो क्या इसका मतलब ये है जो हम मीडिया द्वारा सुनते हैं कि ओवर पॉपुलेशन है, हमारा अर्थ बहुत ओवर पॉपुलेटेड है और पर्यावरण खतरे में है और ऑयल ख़त्म हो रहा है, तो क्या ये सब भी झूठ है, गलत है? सब मैनिपुलेशन है। और किसी छोटे बच्चे को अगर हम कोई बात बताते हैं और वो बात उसके 7 ईयर तक के बच्चे के माइंड में फ़िल्टर नहीं होते, तो वो उसके अंदर चली जाती है, क्योंकि वो लॉजिकल माइंड नहीं लगाता। इसीलिए हमारी रिट्रीट में जो लोग हम क्रिएट करते हैं, जो भी रियलिटी को, हम अल्फ़ा स्टेट में चले जाते हैं, जिसमें माइंड के, या थीटा स्टेट में चले जाते हैं, कभी कुछ लोग तो डेल्टा में चले जाते हैं, उन्हें पता नहीं लगता और उन में लॉजिकल माइंड हट जाता है। उस समय हम किसी भी रियलिटी को क्रिएट करते हैं और उसको समय के साथ जगत कंफर्म करता है कि वो रियलिटी क्रिएट हो गई। तो छोटे छोटे बच्चों को एजुकेशन के थ्रू उनको ये थॉट डालना कि अर्थ ओवर पॉपुलेटेड है, वाई दे वांट टू क्रिएट ए डी पॉपुलेशन। अब बहुत सारे काम मशीन करने लगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है। अब उनको लगता है कि ह्यूमन की ज़रूरत नहीं है, ह्यूमन डिवाइन है, सेलेस्टियल हैं, कौन धरती पे ज़्यादा है? और धरती पे अगर खरबों मछलियाँ, पंछी, पानी के अंदर इतना लाइफ है, तो कौन सी ज़्यादा है? हमेशा ये हार्मोनी में रहते हैं, सबके लिए सफिशिएंट से भी ज़्यादा है। लेकिन उसको डीपॉपुलेट करने के लिए, क्योंकि ट्रांस ह्यूमनिज्म लाना है, तो लोगों के माइंड में ये आइडिया इम्प्लांट कर रहे हैं। और ज़्यादातर शहरों में रहने वाले लोग डेमोग्राफिकल चेंजेस को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि वास्तव में ओवर पॉपुलेटेड है। बस में जाओ भीड़ है, ट्रेन में भीड़ है, हर चीज़ के लिए लाइन में लगना पड़ता है। वो ये नहीं जानते कि शहरों में डेमोग्राफिकली लोग माइग्रेट करके आए हैं। गाँव के गाँव खाली हैं, चाइना के कई गाँव में कोई रहने वाला नहीं है। जर्मनी के गाँव में जहाँ पे बच्चे के लिए प्लेइंग ग्राउंड था, वहाँ पे कोई बच्चा खेलने नहीं आता, तो वो प्लेइंग ग्राउंड हटा रहे हैं, सारे बच्चे शहरों में नौकरी के लिए चले गए। तो ये डेमोग्राफिक चेंजेस हैं, ये असली नहीं है। लेकिन क्यों कर रहे हैं? डीपॉपुलेशन करने के लिए और आपको कंट्रोल करने के लिए। 2022 या समटाइम्स उन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग में दावोस में क्लियरली बोला, हम हर ह्यूमन को ट्रैक करने के लिए ट्रैकर बना चुके हैं। इट्स ए मैटर ऑफ टाइम ओनली कि हम इस ट्रैकर को उनके अंदर इम्प्लांट करें। और ट्रैकर का मतलब कंट्रोल। अगर आपको ट्रैक करा जा रहा है, आप कार्बन कितनी कंज्यूम करते हो, कितनी ऑक्सीजन कंज्यूम करते हो, आपकी सैलरी उस हिसाब से प्रोपोर्शनेटली घटा दी जाएगी, आपकी कार छीन ली जाएगी, एंड सो ऑन। ये सिर्फ उस एजेंडा को और आपको कंट्रोल करने के लिए ये माइंड की प्लानिंग और प्रोग्रामिंग है। तो ये सब कौन कर रहा है? हमें कौन कंट्रोल करना चाहता है और कौन कर रहा है? जी, इसका उत्तर बहुत कंट्रोवर्शियल है। मुझे पता नहीं कि व्यूअर किस लेवल पे इसको समझना चाहेंगे। फर्स्ट लेवल की कॉन्शियसनेस इग्नोरेंट है। उन्हें तो ये भी नहीं पता कोई कंट्रोल कर रहा है, उन्हें तो ये भी नहीं पता कि जगत माया है। उनके लिए दुनिया है, भगवान है, पुनर्जन्म है, और या मरने के बाद कोई एक एंटिटी है जो उनके कर्मों के हिसाब से उनको डिसाइड करेगी उनका जीवन। सेकंड स्फीयर में ह्यूमन को पता लगता है कि हमें कोई कंट्रोल कर रहा है, और वो बहुत अनकंफर्टेबल हिस्सा है।
लेकिन मैं फिर भी बताना चाहूँगा, आप में से कोई भी मैट्रिक्स से तब तक नहीं मुक्त हो सकता जब तक वो ये नहीं समझ पाएगा कि मैट्रिक्स के स्ट्रक्चर कितने डीप जाते हैं। ये सेकंड स्फीयर है। पहले स्फीयर को कुछ नहीं पता, सेकंड स्फीयर को ये तो पता लगने लगा कि हमें कंट्रोल कोई कर रहा है, लेकिन कंट्रोल किस हद तक जाते हैं उसको नहीं पता। सेकंड, उसकी मान्यताएं यहाँ पर बहुत तेज़ी से ध्वस्त होती हैं। ये सबसे अनकंफर्टेबल हिस्सा है जी। उसको अभी तक विश्वास था कि मेरे गुरु मुझे एनलाइटेंड कर देंगे या मुझे मुक्ति के मार्ग पे ले जाएंगे, या मेरे गुरु अगर शरीर भी छोड़ देंगे तो भी मेरी हेल्प करेंगे। अब उन्हें पता लगता है कि उनके गुरु खुद भी मैट्रिक्स में ट्रैप हैं। जी। उन्होंने 2020 में देख लिया, इस धरती के बड़े से बड़े आध्यात्मिक सिस्टम में मेरी नॉलेज में एक भी सिस्टम ऐसा नहीं था जिनके गुरु ने बताया हो कि ये एक एजेंडा है, जी। आपको कंट्रोल करने के लिए आपके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। मुझे एक भी नहीं पता। ये सारे ब्रह्मांड के रहस्यों को जानते हैं, इस बात को क्लेम करते हैं, इनको ये नहीं पता लग पाया कि धरती में क्या हो रहा है। अब सेकंड स्फीयर वाले को शौक लगा, मेरे गुरु तक को नहीं पता। उन पॉलिटिकल पार्टी को जिनको उन्होंने वोट दिए थे, दुनिया की सारी पॉलिटिकल पार्टी एक साथ हुई, सारा अपोजिशन एक साथ हुआ, कुछ लोग जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में थे वहाँ से कोई विरोध नहीं आया, तो उनको शौक लगा, उनके पाँव के नीचे से ज़मीन खिसकी। तो ये सेकंड स्फीयर है, ये बहुत अनकंफर्टेबल है। वो कुछ लोग जो थोड़ा सा जागने के प्रोसेस में आते हैं फर्स्ट स्फीयर से सेकंड स्फीयर में, वो ये सुन के वापस हो जाते हैं, क्योंकि वो इस अनकंफर्टेबल हिस्से को पार करना नहीं चाहते। लेकिन बिना इसको पार किए आप थर्ड स्फीयर को नहीं समझ सकते। तो अगर आप सेकंड स्फीयर से समझेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पे हमें कंट्रोल करने के लिए एक सिस्टम है। उस सिस्टम को आप कभी नहीं देख पाएंगी। आपकी नॉलेज में कुछ भी हो कि एलन मस्क है फॉर एग्जांपल, जो चिप लगवा रहा है, इनको भी कौन कंट्रोल कर रहा है? वो हैं, वो इनविजिबल हैं, इसीलिए वो इतना हमें पावर में रहते हैं, क्योंकि वो कभी सामने नहीं आते। जो भी एक्सपोज होगा उसको हटा के उसको रिप्लेस कर देंगे, जो भी पॉलिटिशियन एक्सपोज हो जाएगा उसको हटा के नए पॉलिटिशियन को ला देंगे। लेकिन थर्ड स्फीयर जिसमें हमें पता लगता है कि हम क्रिएटर हैं, तब पता लगता है कि हमने ही कंट्रोलर क्रिएट किए थे, क्योंकि हम अपना अपोजिट एक्सपीरियंस करना चाहते थे और हम इतने पावरफुल थे कि हमारे ऊपर हमें याद आ जाएगा, याद आते ही गेम ओवर हो जाएगी। तो हमने गेम के अंदर इतनी सारी लेयर लगाई कि हमें याद ना आए। ये वही लेयर हैं जो हमें याद आने में रोक रही हैं, चाहे हमारे पानी में फ्लोराइड मिलाया हो कि हमारी थर्ड आई एक्टिवेट ना हो, या हमें कंट्रोलर शब्दों का खेल है। आप थर्ड स्फीयर से देखेंगे तो आप उनको लेयर कह सकती हैं, सेकंड स्फीयर से देखेंगी तो ये वो कंट्रोलर हैं जो हमें जागने नहीं दे रहे। जी, ये एक तरह से पैराडॉक्स लगता है। अगर हम सेकंड स्फीयर से सोचें तो ऐसा लगता है हमें कोई कंट्रोल कर रहा है, और वो कौन है? हमारा एनिमी है या डार्क फोर्स है? कौन है जो हमको यहाँ से निकलने नहीं देना चाहता है और 3D मैट्रिक्स में फंसाए रखना चाहता है? पर जो अगर आप मुझे मौका दें तो इसी लाइन पे मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि जो सेकेंड स्फीयर है, जिसको हम समझते हैं डिस्क्लोजर्स, जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, ये डिस्क्लोजर मूवमेंट भी इन्हीं कंट्रोलर के द्वारा बहुत सारे शुरू किए गए हैं, क्योंकि वो चाहते हैं हमारी, जैसे ही मैंने कहा कि वो लोग अनकंफर्टेबल फील करते हैं, जैसे ही वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं उनकी एनर्जी का हिस्सा इसकी ओर लग जाता है। बहुत सारे लोग जो जागने की बातें कर रहे हैं वो ज़्यादातर डिस्कशन करते हैं कि ये कंट्रोल हो रहे हैं। हरारी ये कह रहा है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये कह रही है, लेकिन वो सेकंड में अटक जाते हैं। आल्दो वो जानना चाहते हैं, मुक्त होना चाहते हैं, इसीलिए सारा डिस्क्लोजर मूवमेंट इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया है। इसी टॉपिक में मैं एक लाइन और कहना चाहूँगा, आने वाले समय में क्योंकि सारे इवेंट ग्लोबल होंगे, धरती पे फेक एलियन इन्वेजन को करने के लिए इन्होंने ईटीज़ का सारा जाल फैलाया है। सारा ईटीज़ अब आजकल, पहले जब भी ये कोई नया काम करना शुरू करते हैं तो शब्द नया बनाते हैं। जैसे पेंडेमी शब्द पहले क्रिएट किया गया, उसके बाद पेंडेमी आई। आजकल यूएफओ और उसके बदले नया शब्द बना दिया है यूएपी, अनआइडेंटिफाइड एरो स्पेस फिनोमेना और काइंड ऑफ थिंग, यूएपी। अब सीनेट ने बुला के उन लोगों को यूएसए में उनके स्टेटमेंट लिए, बहुत हाईलाइट हो रहा है, यूएफओ दिखनी शुरू हो गई। तो ये उसी सब एजेंडा का हिस्सा है। मैं आप लोगों को बहुत क्लियरली कहना चाहता हूँ, अगर आप अपनी मुक्ति के लिए काम कर रहे हैं तो सेकंड स्फीयर में एनर्जी कम से कम दें और थर्ड स्फीयर में जाने की, ये आपके द्वारा क्रिएट किया गया है। ये तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हम हमेशा चाहते हैं कि कोई दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, है ना। हम
पंडित को पैसे दे देंगे, वो कर देगा पूजा, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है या हम कुछ और करें, या वो पंडित की एनर्जीज़ बहुत अच्छी हैं, हम करेंगे तो नहीं इफ़ेक्ट होगा, वो पूजा करेंगे तो वो भगवान तक जाएगी। इस हिसाब के कुछ हमारे विचार रहते हैं। तो हम अपने आप को ऐसे समझते हैं कि हमसे तो नहीं होगा, तो हम किसी को मानने लगें कि हम किसी को गुरु बना लें या कोई भगवान को मानने लगें और वो हमें पार लगा दे। तो ये सेकंड स्फीयर में हम इतने डरे हुए होते हैं कि हमें लगता है हम यहाँ कैद हैं, फंस गए, ये तो पता चल जाता है। पर कौन कंट्रोल कर रहा है? कोई तो डार्क फोर्स कर रही है। और फिर हमें ये जो आप बोल रहे हैं कि यही लोग अपने डिस्क्लोज़र करते हैं, तो वो एक तरह से फॉल्स लाइट है। तो हम वो फॉल्स लाइट में फंस जाते हैं, हम उसको असली लाइट समझते हैं और हम सोचते हैं कि अभी इनको ही हम फॉलो करते हैं और ये हमें इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, इनकी इन्फॉर्मेशन हमें अच्छी भी लग रही है, क्योंकि ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल और ये वो, तो हमको ऐसे लगता है कि हाँ, मतलब अब ये ही हमें बचाएंगे और हम पूरा एक काइंड ऑफ सरेंडर कर देते हैं उनके प्रति, उनको फॉलो करने लगते हैं ब्लाइंडली और अपनी एनर्जीज पूरी उसमें लगा देते हैं। और अब आप ये कह रहे हैं कि मतलब ये भी झूठ है, ये फॉल्स लाइट है, और जब हम इससे भी ऊपर अपनी कॉन्शियसनेस एक्सपांड करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हम ही हैं वो जिसने ये गेम बनाई है। मतलब हम क्रिएटर हैं, और जैसे हमने ये कंप्यूटर गेम के जैसे ये गेम बनाई है, और हमने अच्छा भी बनाया है और बुरा भी, क्योंकि गेम में तो दो साइड होते हैं, एक राम है तो एक रावण भी लगेगा। तो इसके लिए हमने ऐसा गेम बनाया है, मगर यहाँ पे हम ऐसा उलझ जाते हैं कि ये हमने बनाया है तो ये इतना दुख, तकलीफ़, सफरिंग और वो एक अधूरापन कि हम ये कहाँ फंसे, क्यों फंसे, हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों आए हैं ज़िंदगी में, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा सोल मिशन क्या है, हमारी लाइफ का करना क्या है, ये सब चीज़ों में हम उलझ जाते हैं बुरी तरह से। तो आप ये स्फीयर 3 को अगर और क्लियरली कुछ और समझा सकें, कुछ और बता सकें कि हम असली में हम कौन हैं और हम कहाँ से आए हैं। मतलब अभी ये तो मुझे क्लियर आया समझ में कि हम ये 3 डायमेंशन तो नकली है, ये बनाया हमने, और 4 भी इसी का पार्ट है। मरने के बाद वहाँ जाते हैं, वहाँ से वापस रिसाइकल होकर आते हैं। तो क्या इसके ऊपर जो 5th है वो असली है, और क्या 5th के ऊपर भी हैं? मतलब इतने सारे क्वेश्चन उठ रहे हैं। तो वेरी नेचुरल है, जब हम सुनना शुरू करते हैं तो एकदम से अंदर से प्रश्नों की बाहर आती है, स्पेशली उन लोगों में जो लोग एनी हाउ फ्रंट रनर हैं या जो इस ट्रांजिट को स्मूथ करना चाहते हैं। हम लोग मल्टी डायमेंशनल हैं। मल्टी डायमेंशन का मतलब क्या हुआ कि हम कई डायमेंशन में हैं एक साथ। अब अभी पहले बात हुई कि हम तो स्पेस टाइम कंटिन्यूम में बंधे हुए हैं, तो हम मल्टी डायमेंशनल कैसे हो सकते हैं? बहुत सिंपल, सबके दिमाग में क्वेश्चन आएगा। आसानी से समझने के लिए, रात को सब लोग सोते हैं, इवन तो आप सो रहे हो, सोने के बाद आपने एक सपना शुरू हो गया, उस सपने में एक जगत क्रिएट हो गया, उस जगत के अंदर आप एक्सपीरियंस कर रहे हो कुछ भी तरह का डरावना या अच्छा। तो सपने के अंदर जो जगत क्रिएट हो रहा है वहाँ पर आप हो, या आप वो हो जो सपना देख रहा है, बेड के ऊपर सो रहा है, या आप दोनों हो। जब आपको ये पता लगेगा कि आप दोनों हो, सिर्फ आपकी अवेयरनेस सपने के अंदर है, डीप स्लीप में आप कहीं भी नहीं हो, है ना। 3 स्टेट हमें पता है। तो वेकिंग स्टेट में हम लोग बात कर रहे हैं, स्लीप में हम सपना देख रहे हैं, डीप स्लीप में हम कहीं नहीं हैं। लेकिन जो ड्रीम स्टेट है उसमें आप दोनों जगह हो, सपने में भी और जो सपना देख रहा है वो भी वही हो जो एक्सपीरियंस कर रहा है। यही दोनों डायमेंशन में एक साथ हो, यही मल्टी डायमेंशनलिटी का सिद्धांत है। हम लोग मल्टी डायमेंशनल हैं। सोर्स ने जगत क्रिएट किया, उसमें प्लेइंग फील्ड बनाई, हर एक कॉन्शियसनेस अपनी फ्रीक्वेंसी में प्ले कर सके। सोर्स प्योर लाइट है, प्योर लाइट में क्रिएशन नहीं हो सकता। लाइट में कोई भी रियलिटी क्रिएट करने के लिए शेडोज चाहिए,
वो शेडो जो भ्रम है जो हमें दिखती हैं। जी। तो जितना हम सोर्स के पास हैं वहाँ पे क्रिएशन बहुत कम है, ना के बराबर है या नहीं है क्रिएशन। और जितना हम नीचे आते जाते हैं थर्ड डायमेंशन में सब कुछ बहुत सॉलिड है। जी। वास्तविकता में हम सभी डायमेंशंस में हैं, हम मल्टी डायमेंशनल बीइंग हैं, और इसी मल्टी डायमेंशनलिटी को समझना, दूसरे शब्दों में ये कहना हम असेंड हो रहे हैं, द ग्रेट अवेकनिंग हो रही है। सपने के अंदर जो है वो जाग के अपनी प्राइम रियलिटी में जा रहा है। और एक बात आपने बहुत अच्छी पहले बोली थी कि हम लोग पंडित को पैसे देते हैं और भगवान के पास जाते हैं, प्रेयर करते हैं, मांगते हैं। इस अभी तक की चेतना में ऐसा ही था जी। क्योंकि ये सिस्टम डार्क बेस था। डार्क बेस सिस्टम में हायरार्कीज होती हैं, एक ऊपर है उसके नीचे है, और हमारा पूरा सिस्टम देखो हायरार्कीज में है। कारपोरेट में हायरार्कीज हैं, वो तो आपको समझ में आ सकती हैं। इवन स्पिरिचुअलिटी में जाके देखो वहाँ पे हायरार्कीज हैं। गुरु, उसके नीचे ऑरेंज कपड़े वाले, फिर येलो कपड़े वाले, फिर वाइट कपड़े वाले, और बाकी फॉलोअर्स। ये एक तरीका मैंने बता दिया, लेकिन आप हर जगह देखोगे सेम हायरार्कीज हैं। जब से 2022 से सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गए, सारी हायरार्कीज ख़त्म हो गई हैं। अब आप सोर्स से डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हो। आपको बीच के प्रीस्टर, बीच के पुजारी, बीच के रिचुअल्स, बीच के भगवान। अब भगवान शब्द सुनते ही आपके दिमाग में अगर क्वेश्चन मार्क लगता है कि एक तरफ तो हम क्रिएटर की बात कर रहे हैं, फिर भगवान की, फिर किससे कॉन्टैक्ट करना है। बिल्कुल। आपको सरल शब्दों में हम सब कहते हैं भगवान राम, भगवान कृष्ण, शंकर भगवान। हमने कभी भी ईश्वर राम नहीं कहा, ईश्वर कृष्ण, ईश्वर शंकर नहीं कहा। क्रिएटर ईश्वर है, और जो ह्यूमन ने बनाया है फिजिकल फॉर्म में है, कुछ लोग उसको बॉडी में कहते हैं, ये सारी फॉर्म वाले भगवान हैं। अब आप डायरेक्ट क्रिएटर से कांटेक्ट कर सकते हैं, बीच में इन सब की भी ज़रूरत नहीं है। इतना अच्छा समय आ गया है। तो कहने का ये मतलब है कि जब हम 5th डायमेंशन में होंगे तो ये सब जो हम अभी देख रहे हैं ऐसा जीवन नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इसके अलावा अगर आप सोचेंगी कैसा होगा, तो कैसा होगा ये भी बताना असंभव है, क्योंकि हमारे माइंड की लिमिटेशन, हमारा माइंड इन्हीं इम्प्रेशंस को लेके जी रहा है। इससे वो उसको समझ नहीं सकता। तो आप सिर्फ इतना कह सकती हैं, आपकी कल्पनाओं का जो सबसे अच्छा है वो भी उसकी शुरुआत को नहीं समझ सकेगा। तो इसीलिए हम उसे प्राइम रियलिटी कह रहे हैं, क्योंकि हमने जो गेम बनाया है हम उसी गेम में फंसे हुए हैं। और पर हमने इस गेम का एंड क्यों नहीं बनाया है? सी दिस यू बिलीव कि हमने एंड नहीं बनाया है। ऑल्दो फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव, जिसमें हम इस टाइम में फंसे हुए हैं, तो हमें बहुत स्लो दिखता है। और लेकिन मान लो कोई भी एक नावल लिखा जा रहा है, उस नावल में शुरुआत है। महर्षि व्यास ने इतना ब्यूटीफुल ग्रंथ लिखा जो उनकी स्टोरी टेलिंग की कला की वजह से आज से 5000 साल बाद भी वो उतना जीवंत है जितना 5000 साल पहले था। उसकी नॉलेज की आज भी उतनी ही सिग्निफिकेंस है, उतने समय के बाद भी। लेकिन फिर भी ये उनका लिखा हुआ ग्रंथ था। तो अगर आप उस ग्रंथ के किसी भी चैप्टर में होंगे तो आपको लगेगा कि इसमें एंड पार्ट नहीं लिखा गया। ये गेम में ऐसा लगता है क्योंकि ये ईश्वर का ब्यूटीफुल नॉवेल है, लव और एडवेंचर से भरा हुआ। इसका एंड लिखा हुआ है लेकिन डायनामिक है। ईश्वर ने हमें पूरी पावर भी दी है, एंड इसका गारंटी है इस गेम को हम एंड करके वापस अपनी प्राइम रियलिटी में जाएंगे, दैट इज़ फॉर श्योर। तो क्या कोई ऐसा है अभी भी कंट्रोलर जो एंड नहीं होने दे रहा है, या हम ही हैं जिन्होंने ये गेम बहुत एक्साइटिंग बनाई है? जी, दोनों बातों बिल्कुल ठीक हैं। सिर्फ देखने का ढंग है। जब हम नीचे धरती की रियलिटी से देखते हैं तो हमें दिखता है कि कंट्रोलर बहुत पावरफुल हैं, हम हेल्पलेस हैं। अगर आप पूरी दुनिया में आपको ट्रैवल करने से रोका जा सके तो कितना पावरफुल होगा। आपको अपने परिवार के लोगों से मिलने से रोक दिया जाए, कितना पावरफुल वो सिस्टम होगा। उस सिस्टम से अगर हम देखते हैं तो हमें लगता है कि बहुत कठिन है, या कंट्रोलर के लोग हमें अभी भी नहीं
आगे आना देना चाहते। जब हम अभी भी 2-3 दिन पहले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में फिर मीटिंग हो रही हैं और वो फिर एजेंडा करते हैं टेररिस्ट के नाम पर, दो देशों को आपस में डराने के नाम पर कि आपका पड़ोसी देश खतरनाक है, उससे आपको खतरा हो सकता है। आप ज़रा भी लॉजिकल माइंड से सोच कर देखो, इस पूरी दुनिया के 2 देशों में, पड़ोसी देशों में युद्ध क्यों है? जापान कोरिया, ईरान इराक, इजराइल ईरान, रूस यूक्रेन, सिर्फ हम ही नहीं पूरी दुनिया में है। ये एक एजेंडा के तहत किया जाता है, तो वो लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसमें जो अच्छी बात है कि जो इनके माइनस साइड है डुअलिटी में, वो ऊपर के हट चुके हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो चुके, सोर्स की एनर्जी यहाँ पर आ चुकी है, तो वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको टेक्नोलॉजी और गाइडेंस नहीं मिल रही। तो जो धरती के बचे हुए लोग हैं वो इस सिचुएशन में हेल्पलेस हैं और वो कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आप मानो कि कोई राजा ख़त्म हो गया, लेकिन उसका सेनापति सोच रहा है कि अब मैं कंट्रोल ले लूँ, तो ये इस समय चल रहा है। वो कोशिश कर रहे हैं कि ना हो पाए। लेकिन दूसरे शब्दों में महाभारत में कि जब भी अधर्म का पीक पॉइंट आएगा, तो अधर्म का पीक पॉइंट है, इसलिए हम जाग रहे हैं। दोनों बातें सिर्फ देखने का ढंग है, जिस ढंग से आप देखना चाहो। कभी कभी किसी सपने से हम सिर्फ तब जाग पाते हैं जब सपना बहुत डरावना हो जाए, तो इसलिए हमारा सपना हम खुद डरावना कर रहे हैं। ये भी इसी बात को कहने का तरीका है, जो मेरा तरीका है। तो जब हम इस सपने से जागेंगे तो हम प्राइम रियलिटी में जागेंगे जी। लेकिन इसको और थोड़ा सा डिटेल में समझना चाहिए जी। मान लो आप बहुत ब्यूटीफुल महल में सपना देख रहे हो और सपने के अंदर आप एक जंगल के अंदर फंसे हुए हो, जहाँ पे नरक है, चारों ओर जानवर हैं, डरावना है, और आपका जो बॉडी है वो भी डिफरेंटली है। अगर इस समय आप जाग जाएं तो आपको शॉक लगेगा, कहाँ पे असली महल के अंदर और कहाँ पे सपने के अंदर जागना। इसलिए हमें इस रियलिटी को बदलते हुए उस रियलिटी के पास, लगभग पास लाना है जहाँ पे हम सपना देख रहे हैं। और जब हम उसके पास आ जाएंगे, दैट विल बी ए पोर्टल, दैट विल बी ए टाइम टू अवेकन। तो ओके, तो इसका मतलब है हम इसको स्मूथ बना रहे हैं। मतलब जैसे आपने कहा कि झटके से सपना खुलता है तो हम थोड़ी देर चौंके हुए रहते हैं और कभी कभी बहुत घबरा भी जाते हैं कि ये क्या था। तो हम इसे स्मूथ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और शायद कुछ फ्रीक्वेंसी का भी है कि हम अपनी फ्रीक्वेंसी 5th डायमेंशन रियलिटी की फ्रीक्वेंसी के इक्वल लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे हम एक ही सरफेस, मतलब एक इक्वालिटी पे आ जाएं और उसके बाद हम जागें। तो ये जो हम 2020 के बाद से महसूस कर रहे हैं कि टाइम भाग रहा है, बहुत फास्ट हो रहा है, तो इसका इससे कोई रेलेवेंस है? इससे डायरेक्टली रेलेवेंस है। जब कभी भी टाइम फास्ट हो जाता है तो हम असेंशन के पास आ जाते हैं, क्योंकि ये जो गेम है, अगर हमने गेम की भाषा में बोला, तो ये इसको हैंडल नहीं कर पा रहा। जब कभी भी कोई मशीन बार बार हैंग करने लगती है, मशीन ठीक तरह काम नहीं कर रही, तो मशीन को बदलने का समय आ जाता है। तो अब मशीन को बदलने का समय है। 2 ही ऑप्शन हैं, मशीन को रीसेट कर दो पुराने तरीके से, या मशीन अपग्रेड कर दो। तो अब ये वो समय, जब वो समय आता है जिसमें मशीन बार बार हैंग कर रही है, इसका डेटा हर जो लोग भी सुन रहे हैं वो ये गारंटी से कंफर्म कर सकते हैं कि पिछला 5-6 समय बहुत फास्ट हो गया। लेकिन जो लोग आर्गूमेंट करेंगे वो कहेंगे घड़ी में तो 24 घंटे ही हो रहे हैं, घड़ी तो पहले की तरह चल रही है। इसका सिंपल मतलब है कि जो कंप्यूटर है वो हैंग कर रहा है, वो इस मेमोरी को हैंडल नहीं कर पा रहा, और जब हैंडल नहीं कर पा रहा तो वो इसको बहुत सारा डेटा डिलीट कर देता है। इसीलिए 2020 और 2026 के बीच के बहुत सारा हिस्सा हटा दिया गया मेमोरी से। इसलिए हमें लगता है कि समय बहुत तेज़ी से भाग गया, हमारे पास सिर्फ टुकड़ों टुकड़ों की कुछ मेमोरी बची है। इसीलिए हम कहते हैं कि समय भाग रहा है। तो क्या हम जो सुन रहे हैं कि ग्रेट रीसेट होने वाला है, मतलब प्रलय जैसा कुछ आएगा, या सोलर फ्लेयर या सोलर फ्लैश जिसको हम इवेंट मान रहे हैं, तो ये सब भी गलत है? मतलब मैट्रिक्स का हिस्सा है? अगर हम जाग रहे हैं, स्मूथली जाग रहे हैं, तो फिर ये सब तो एक तरह से डरावना प्रतीत होता है कि
3 days ऑफ डार्कनेस और अचानक सोलर फ्लेयर या प्रलय या ग्रेट रीसेट, तो मुझे ये शब्द भी थोड़ा द ग्रेट रीसेट अलग लगता है। द ग्रेट अवेकनिंग की फ्रीक्वेंसी अलग है सुनने में और द ग्रेट रीसेट की अलग, तो इसमें थोड़ा। आपका ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग है। हमने अभी तक समझने की कोशिश की कि ये जगत हमारी कॉन्शियसनेस से प्रकट हो रहा है। इस समय की सेटिंग इस रियलिटी को प्रकट कर रही हैं। आज से कुछ साल पहले जब डेंसिटी बहुत डेंस थी, संभावनाएं बहुत लिमिटेड थी, उस समय इस तरह की इवेंट प्रोग्रामिंग थी कि पोल शिफ्ट हो जाएंगे, नॉर्थ पोल साउथ पोल में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसमें कितनी कैटास्ट्रोफिक होगी, कितने लोग मरेंगे, ये कुछ नहीं था, लेकिन पोल शिफ्टिंग की संभावना है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गए, कॉन्शियसनेस नेक्स्ट लेवल पे आ गई, वो संभावना हट गई। लेकिन अभी भी जिन लोगों के पास सोर्स से कनेक्शन नहीं है, वो अपने आप को प्रसिद्ध होने के लिए सिर्फ यूट्यूब वगैरह में इंफॉर्मेशन डिलीवर करते हैं, वो पुरानी इंफॉर्मेशन को अभी तक डिलीवर किए जा रहे हैं। पोल शिफ्ट अब नहीं होगा। बिल्कुल इसी तरीके से एक संभावना उस समय की डेंसिटी में सिर्फ एकमात्र संभावना दिखती थी कि धरती पे सोलर फ्लैश, सो कॉल्ड सोलर फ्लैश और द इवेंट, मतलब धरती पे सन से इतनी ज़्यादा एनर्जी आए और धरती डिस्ट्रॉय हो जाए, जो इनएलिजिबल लोग हैं, डार्क हैं, आर्टिफिशियल एजेंडा के सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, टावर हैं, एआई सब डिस्ट्रॉय हो जाए, और उसके बाद ह्यूमैनिटी के कुछ बचे हुए लोग असेंड कर जाएं, जो एलिजिबल हैं, जिन्होंने नेक्स्ट डायमेंशन की फ्रीक्वेंसी को टच कर लिया है। लेकिन ये प्लान अपने आप में बहुत डेंजरस था। अब ह्यूमन कॉन्शियसनेस इससे ऊपर उठ चुकी है, और जैसे आपने कहा कि द ग्रेट रीसेट शब्द आपको बहुत ख़राब लगता है, बिल्कुल ऐसे ही ये एक उस एजेंडा की प्रोग्रामिंग भी हो सकता है। अब ह्यूमैनिटी की कॉन्शियसनेस इस ट्रांजिट को स्मूथ बनाने के लिए केपेबल है। धरती पे होने वाला असेंशन स्मूथ होगा, और वो किसी पे डिपेंड नहीं करता, अवतार पे भी नहीं और सोलर फ्लैश के इवेंट पे भी नहीं। ये तो बहुत ही अच्छा बताया आपने कि अब हमें किसी इवेंट के भरोसे नहीं रहना है, किसी ईटी या कोई अवतार हमें बचाएगा इसके भरोसे नहीं रहना है, सिर्फ अपनी कॉन्शियसनेस पे काम करना है, कॉन्शियसनेस को एक्सपांड करना है और अपनी फ्रीक्वेंसी इतनी ऊपर उठानी है कि ऑलमोस्ट हम जो अनइमेजिनेबल ब्यूटीफुल क्रिएशन हम क्रिएट कर सकते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी और 5D जो हमारी ओरिजिनल प्राइम रियलिटी है उसकी फ्रीक्वेंसी ऑलमोस्ट इक्वल हो जाए तो हमारा ट्रांजिशन, हमारा असेंशन बहुत स्मूथ होगा। तो इस अमूल्य जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे तो शब्द ही नहीं मिल रहे हैं कि किस तरह से मैं आभार प्रकट करूं इस आपके ज्ञान के प्रकाश के जरिए ह्यूमैनिटी को आप जिस तरह से अवेकन कर रहे हैं और जिस सिंप्लिसिटी से अपने संदेश पहुंचा रहे हैं, उसके लिए शब्द ही कम हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। थैंक यू वेरी मच।